नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सी यू सून पर। और आशा करते हैं कि संक्रमण के इस दौर पे आप लोग सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। दुनिया और जगत की खबरें लेके, स्पेशली लीगल नगरी की खबरें लेके हम आप तक आते हैं और आपको अलग अलग किस्म के जो लीगल हस्तियां हैं, मेहमान हैं, दिग्गज हैं क्षेत्र के, उनसे आपको अवगत कराते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मिस्टर अभिमन्यु चोपड़ा, जो कि इस देश की बहुत अच्छी फर्म जो एक है AZB लीगल, उसमें पार्टनर है। दिल्ली में बेस्ड है फर्म। वहाँ पे अभिमन्यु डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रैक्टिस को हेड करते हैं। और कम से कम एक दशक की अपनी प्रैक्टिस में उन्होंने बहुत महारत हासिल की है। आज उनकी हम लाइफ जर्नी के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। सबसे पहले तो अभिमन्यु, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि अभिमन्यु वकील से ज़्यादा एक बहुत अच्छे इंसान है। और इस संक्रमण के दौर पे मैं अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगा कि ऐसे कई कोविड के प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो अभिमन्यु ने खोले हैं, लॉन्च किए हैं, इन कोलैबोरेशन भी, अपने आप भी, जहाँ पे उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ सेव करने में एक मदद की है। चाहे वो रियल टाइम अपडेट्स हों, लाइव इश्यूज हों। तो अभिमन्यु, उसका मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और उसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे इस चैनल पे। और सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। सबसे प्रथम सवाल जो मेरा आपके लिए है वो ये है कि थोड़ा सा अपने शुरुआती दौर के बारे में बताइए, अपने जन्म स्थल के बारे में, शुरुआती पढ़ाई के बारे में। और वो कौन सा लम्हा रहा आपके जीवन में जब आपने ये विचार किया कि अब यार मुझे वकील बनना चाहिए और मुझे वकालत करनी आई थिंक वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि आपको स्कूल के बाद क्या करना होता है। चाहिए। जी। मेरी स्कूल का दौर बड़ा नॉर्मल रहा। आई हैव बीन एन आर्मी किड। मेरे पिताजी आर्मी में थे। मैं दिल्ली में पैदा हुआ था और मेरे पैदा होने 2 दिन बाद हम गुवाहाटी शिफ्ट हो गए थे। आई हैव बीन थ्रू आउट इंडिया, अलग अलग शहरों में, जयपुर, दिल्ली, और बीनागुड़ी, बहुत अलग अलग स्थान, अलग अलग जगह जहाँ पे बहुत छोटी जगहें भी होती हैं बिकॉज ये सिर्फ कंटोनमेंट एरियाज होते हैं। ऐसे मैं धर्मशाला के अंदर रहा हूँ, मैं लाल किले के अंदर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों, बहुत यूनिक यूनिक जगहों पे मैंने अपनी बचपन को बिताया है। स्कूलिंग हमेशा आर्मी स्कूल्स में ही हुई है बिकॉज आर्मी स्कूल हर कैंटोनमेंट में होते हैं। जी। तो यूजली CBSE मोड के थ्रू आर्मी स्कूल्स के अलग अलग शहरों, अलग अलग सिटीज में हुई हैं। मेरे ख्याल से मैं 9वीं तक 9 डिफरेंट स्कूल्स क्रॉस कर चुका था। एंड जैसे जैसे दौर बढ़ते गया, जैसे जैसे हम 10+2 पे आते रहे, तो पहला एक वो सबसे इम्पोर्टेंट साल होता है जब आप 10वीं के बाद डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। आपका एग्जाम होता है कि आप सोचिए आपको कॉमर्स में जाना है, आपको ह्यूमैनिटीज में जाना है, आपको साइंस पे जाना है। मेरा कभी उस दौर तक घुसना खुद एक अपने आप में एक जर्नी थी कि मैं एलिमिनेशन के थ्रू एक स्ट्रीम में घुसा था, ना कि किसी फेवरेट स्ट्रीम के थ्रू। पर जैसे जैसे 12वीं खत्म होती गई थी, ऑब्वियसली मैंने काफी लोगों से बात की थी कि क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है। आई ऑलवेज हैड द गिफ्ट ऑफ द गैप। तो मुझे लगा था कि जो भी करूंगा मेरे को बोलने से करना चाहिए, या फिर मुझे लग रहा था कि बिकॉज आई बीन फ्रॉम आर्मी आई शुड ट्राई फॉर आर्मी। सो मेरे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे जिसको मैं कर रहा था। आई वाज आइदर गोइंग फॉर साइको, आई वुड बी गोइंग फॉर आर्मी, और आई वुड बी गोइंग फॉर लॉ। जब लॉ के भी एग्जाम्स हुए थे, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मुझे AI और एयर के बीच में डिफरेंस भी फर्स्ट ईयर में पता चला था। सो इट्स नॉट बीन अ नोइंग और अ नोन प्रोसीजर फॉर एनीबॉडी। सो फर्स्ट जनरेशन लॉयर, सो तो टेक्स योर टाइम। मैंने जब पहली बार लॉ के एग्जाम भी दिए थे, जबकि एमिटी, और उस समय हर जगह के इंडिपेंडेंट एग्जाम्स थे, कभी क्लैट नहीं था, उस समय भी इंडिपेंडेंट एग्जाम चल रहे थे। तो जब मैंने उसके लिए भी जब चूज किया था कि मेन कैंपस ऑफ IP या एमिटी में आना है, तो मैं सिर्फ इस बेसिस पे कॉलेज चूज करता जो मेरे घर के पास हो, ताकि घर वालों के साथ रह सकूं। आई एम द ओनली चाइल्ड, तो ऑब्वियसली इट ऑल हैड फैक्टर्स। पर जैसे जैसे फर्स्ट ईयर में आए, तब पता चला कि लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और जब मेरे बैचमेट्स फर्स्ट ईयर में एमिटी छोड़ के नेशनल लॉ स्कूल जाने लगे, तो मुझे पता चला कि ओ, ये नेशनल लॉ स्कूल्स का भी एक तरीका है। सो ऑब्वियसली उस समय डिसाइड किया कि अब लॉ में घुसना है, आगे बनना है, तो यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर। मैंने काफ़ी रिसर्चेस करी और अलग अलग एरियाज में, अलग अलग तौर में, हर आई एम प्राउड टू से कि मैंने हर एक चीज़ ट्राई करी होगी जो एक लॉ स्टूडेंट लॉ के अंदर कर सकता है। चाहे वो मूड कोर्ट्स हो, चाहे वो डिबेट्स हो, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स हो, अलग अलग स्पेयर्स में हो, तो मैंने उस सब में करने की कोशिश की है। बड़ा आपने अच्छी बात बताई कि जो एक फौजी बैकग्राउंड जब होता है किसी इंसान का, तो एक तो होता है कि घाट घाट का पानी आदमी पीता है, अलग अलग के तबादले होते हैं हमारे आर्मी ऑफिसर्स के, और बहुत नई तरह की चीज़ें और जगह देखने को मिलती हैं। तो वो भी एक, मैं कहता हूँ, जीवन का अनुभव है जिसका हम अनुसरण करते हैं। और उसको जब वकील बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लाभदायी भी होता है और उपयोगी भी होता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं।
तो ये आपने बताया कि आपने देश घूमा, बहुत देश के विभिन्न हिस्से में आप विचरण करते रहे अपने माता पिता के साथ, और फिर आप दिल्ली आके अमेठी में आए और वहाँ पे आपने लॉ का अध्ययन करने की शुरू की। तो अब आ जाते हैं आपकी जरा लॉ स्कूल की जीवन रेखा पे, और उस पर मेरे कुछ एक सवाल आपसे बनते हैं। वो पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपने बताया कि आपने बहुत बहुत किस्म की इंटर्नशिप की। तो क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं इसमें कई यंग बच्चे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, तो उनके दिमाग में एक हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कितनी इंटर्नशिप सही है, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए, या हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी इंटर्नशिप हमारे लिए सही है। तो इस पे आपका विचार क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं आपको बताया, मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर पता चला था कि लोग फर्स्ट ईयर 1 साल अपना बर्बाद करके नेशनल लॉ स्कूल जा रहे हैं। मुझे कभी इस चीज का लॉजिक समझ में नहीं आया टिल द टाइम हमारा 5वां साल नहीं हुआ। अगेन दिस इज द टाइम जब लॉ फॉर्म्स नहीं थी, दिस इज मोर ऑफ अ टाइम जब वो दौर आया था जिसमें एक फॉर्मल लॉ कल्चर बन रहा था, जो अब बनने लग गया है। जी। हर कोई थोड़ा प्रोफेशनल होते जा रहा है, हर कोई अपनी एरिया स्पेशलिटी करते जा रहे हैं। सो हमेशा मेरे ख्याल से जो मैंने देखा था कि बिकॉज लोग नेशनल लॉ स्कूल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और उनका एक पूरा इम्पैक्ट होता है, तो मैंने उसमें काफी पढ़ने की कोशिश की थी कि फैकल्टी का इम्पैक्ट कितना होता है, आफ्टर जॉब्स के लिए उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उस समय बड़ी नामी गिनामी फर्म्स थी जो अच्छे पे पैकेजेस में जूनियर्स रखती थी। तो मैंने सोचा था कि ये लोग क्या करते जो हम नहीं कर रहे, बिकॉज अगेन एमिटी एज एन एमिटी दिल्ली इज नॉट एमिटी यूनिवर्सिटी, इट्स आईपी यूनिवर्सिटी। जी। बट एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद आपको प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता, बिकॉज आधे से ज्यादा फैकल्टी वगैरह भी उस नेशनल लॉ स्कूल की नहीं है। सो ऑब्वियसली इम्पैक्ट आता है। सो इंटर्नशिप के तौर पे मैंने हर चीज सोची थी कि इंटर्नशिप कैसे कैसे होती है। मेरी पहली इंटर्नशिप एक एनजीओ पे थी, दूसरी इंटर्नशिप एक कॉर्पोरेट फर्म में थी, तीसरी इंटर्नशिप एक लीगल फर्म में थी, एक लॉ ऑफिस में थी। तो लीगल और लॉ ऑफिस में हमेशा चेंबर ऑफ फर्म में हमेशा एक डिफरेंशिएशन रखता हूँ। जैसे आपका एक चेंबर है और एक लॉ फर्म होती है। चेंबर के अंदर एवरीबडी इज वेरी हैंड्स ऑन, एंड आई थिंक वो हैंड्स ऑन आना बहुत जरूरी है, बिकॉज वाइल यू कैन बी मास्टर ऑफ वन बट अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज नेवर अ बैड ऑप्शन। मेरे केस में उसके बाद फेलोशिप्स आ रही थी, जैसे लैम्प फेलोशिप होती है, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी ऑप्शंस आ रहे थे। तो जैसे जैसे चीजें आई थी, तो आई थिंक यू एज अ लॉ स्टूडेंट यू शुड स्टार्ट रिसर्चिंग मोर कि आपको किस एरिया में घुसना है, आपको कौन सा लॉ ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे जब इंटर्नशिप के भी लोग आते हैं, मैं हमेशा पूछता हूँ कि हमारे पास हर तरीके का काम होता है, पर आपको ऐसा कौन सा लॉ जो आपको पसंद है। जैसे मैं टेक ओरिएंटेड था, तो मुझे हमेशा टेक लॉ की तरफ ज्यादा रुचि थी। तो आईपीआर, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉ वेरी नॉर्मल, विच विल कम वेरी नॉर्मली टू मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। ऐसे कई लोग होते हैं जो थोड़े केयरिंग तरीके से काम करते हैं, जो फैमिली लॉ में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई होते हैं जो सिर्फ कंपनी लॉ के अंदर डेस्क जॉब करना मांगते हैं कि मुझे लिटिगेशन से कोई मतलब नहीं होता। तो हर तरीके का एक इंटर्नशिप का मॉड्यूल आपको समझना होता है। मेरे केस में मेरे ख्याल से जब मैं अपने पहले मेंटर से मिला था, जो सिद्धार्थ उत्ता जी हैं, सीनियर एडवोकेट, आई थिंक मेरी करियर की शुरुआत पे मानता हूँ वहां से हुई, बिकॉज जब मैंने उनके साथ वो टाइम एक इंटर्नशिप का काम किया, it was a new world. Litigation, the kind of respect, the kind of command on the subject is uncanny. जब जब मैं अपना पहला मूड कोर्ट कर रहा था, तो एक्चुअली मुझे तब ये भी नहीं पता था सिद्धार्थ लूथरा जी कौन थे। वो मेरे फाइनल राउंड में जज थे, और जब मैंने उनका केस उनकी तरफ यूज किया था उनके पॉइंट के थ्रू, तो उन्होंने मूड कोर्ट के बाद मुझे कहा था कि आपका जब प्रोसीजरल लॉ खत्म हो जाए, जब आप सीपीसी सीआरपीसी पढ़ लें, तो आप मेरे चेंबर को ज्वाइन करेंगे। और मुझे अपना कार्ड दिया था, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड आफ्टर माय 4th ईयर। And I think after that it changed the world completely for me. I thought कि मुझे हर इंटर्नशिप से कुछ सीखने को मिलेगा, पर जब मैं लिटिगेशन में आया तो मैं समझ गया कि ये घर है, मैं यही करने के लिए पैदा हुआ, मैं यही कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ द लिटिगेशन जर्नी रियली बिगैन। बट इंटर्नशिप, जैसे आपने बोला, एक तरीके की जरूरत होती है आपको। एक वकील बनने में जो किताबी नॉलेज एक हेल्प करती है, वो एक जरूर तरीका होता है। पर जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को पढ़ते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे आज तक सीपीसी के अंदर जब मैं एग्जाम दे रहा था, केविट नहीं समझ में आया था, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया था। जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो, अब मैं उस चीज को समझ गया हूँ। वो चीज उस समय अगर मुझे उस इंटर्नशिप या उस टाइम पे पता होती, ऑब्वियसली इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस। तो ये चीज मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। अब एक्चुअली जैसे एमिटी के अंदर था, जब हम लोग थे, ये सब ऑप्शनल था, हमारा सिर्फ लास्ट सेमेस्टर होता था जिसके अंदर हमें बोलते थे कि आपको इंटर्नशिप करनी है और आपका एक थीसिस होता है। बट अब आईपी ने भी कंपलसरी कर दिया कि हर 2 महीने की हर छुट्टियों में एक लॉ स्टूडेंट को इंटर्नशिप करनी चाहिए। एंड आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे आप कहीं पे भी करिए, नो नॉलेज, नो एजुकेशन इज बैड एजुकेशन। आइदर यू विल लर्न समथिंग न्यू और यू विल नो समथिंग हाउ टू डू इट बेटर। चाहे आप एनजीओ, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एनजीओ में जाके मैंने क्या सीखा। एनजीओ में जाके आई वाज विद द एनजीओ कॉल्ड एज मार्क,
जो अलग अलग एरियाज में काम करता था। लेकिन हम जब पहली बार मार्ग में गए थे, हम लोगों को पुलिस स्टेशन लेके गए, हमने पुलिस वालों से बातचीत करी और हमने उस पर समझा कि पुलिस के अंदर रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, दो दो सेल्स होते हैं। बिकॉज क्या होता है, हम लोग एक जब पीढ़ी से आते हैं, जब आप नॉन लॉ स्टूडेंट होते हैं या नॉन लॉ बैकग्राउंड से होते हैं, आपके सामने वही है जो टीवी में होता है कि योर ऑनर तारीख पे तारीख, none of it is what it is. The practicality is very difficult, it is very hard, and हम shows के basis पे करते हैं, suits के basis में करते हैं, but we are a Indian society, we are not a US based entity कि हम हर चीज सेटलमेंट पे करते हैं। हमारे यहाँ पे काफी चीजें लड़ाइयों पे होती है, इसलिए हमारी तारीखें लंबी खींचते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे पेंडेंसी बहुत है, पॉपुलेशन ज्यादा है और जजेस कम है। तो ये सब चीजें समझने के लिए वो एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आना जरूरी है कि यू हैव टू रियली गेट आउट ऑफ योर शेल कि जो आप सोच रहे थे, जो आप कर रहे थे, वो ऐसा नहीं है। पुलिस के अंदर एक प्रोसीजर समझना जरूरी है कि आपको जब पुलिस थाने लेके जाते हैं, जब तक आपकी एफआईआर नहीं होती, उस ड्यूरेशन में क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। एफआईआर हो जाती है तो आपको अपने क्या कहते हैं, आपको अपनी पावर्स, अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि आपको जेल में कैसा रखा जाए, कि आपको कोई मार नहीं सकता। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर वेरी न्यू टू मी जब मैं उस इंटर्नशिप में कर रहा था। सिमिलरली जब हम एक लॉ ऑफिस में गए तो हमें बोला आपको ये रिसर्च करनी है, तो हमें पोर्टल्स के बारे में पता चला, मनु पात्रा, एससीसी। सो एवरी इंटर्नशिप हैज रियली टॉट मी। फिर जब आप किसी लॉयर के साथ काम करते हैं, तो जब आप उनके साथ कोर्ट जाना शुरू करते हैं, दैट इज अनदर वर्ल्ड टुगेदर। The way I see, अगर आपको litigation में घुसना है, you have to really see how the court is before you get into the profession, because वही आपको बता सकता है कि आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं या नहीं हो सकते। because आपको वो कॉलेज के अंदर वो मूटिंग, वो डिबेट, अपना एक स्टाइल आर्गुमेंट का लाना बहुत जरूरी होता है। आपने बड़ी अच्छी बात रखी कि इतनी बड़ी महानगरी है कि बतौर आप लॉ स्टूडेंट हो, आपने बड़ा अच्छा वो टिप्पणी दी, केवियट की, कि हम किताबी नॉलेज तो उसको ले लेते हैं, और उसकी जो एक प्रैक्टिकल जो यूटिलिटी है, वो जब लॉ फर्म या ऑफिस से ना जुड़े, लीगल ऑफिस, तो उसकी थोड़ी समझ हमारी कम रहती है। तो आपने बड़ा अच्छा ये तर्क दिया कि क्यों इंटर्नशिप जरूरी है, किस किस तरह की इंटर्नशिप जरूरी है, अपने को समझने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को समझने के लिए, और फिर इवेंचुअली प्रोफेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। इससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं कि आपने कौन कौन से चेंबर ज्वाइन किए, मैं आपसे आपके मास्टर्स के दौर के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपना मास्टर्स वर्क एक्सपीरियंस के 2 साल के बाद किया भारतीय विद्यापीठ पुणे से। मेरे 2 सवाल आपसे निकल के आते हैं। एक, कई बार मेरे से पूछा जाता है सवाल, अब चूंकि मैंने अपना इंडिया से नहीं मास्टर्स किया, आप मेरे ख्याल से राइट कैंडिडेट हैं इसके लिए, तो कई बार बच्चे हमसे पूछ लेते हैं कि सर मास्टर्स करना चाहिए कि नहीं, स्पेशली अगर आपको लिटिगेशन एज अ करियर परसू करनी है। और दूसरा, क्या सही तौर है मास्टर्स करने के लिए, क्या आप एकदम लॉ स्कूल के बाद मास्टर्स करें या थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस गेन करके मास्टर्स करें? तो पहले आप इन सवालों के जवाब दे दीजिए, फिर आपकी हम प्रोफेशनल जर्नी पे चलेंगे। बिल्कुल। सो मैं बताता हूँ, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, मेरा एजेंडा मास्टर्स का बिल्कुल अलग था। मैं पहले सोच रहा था कि यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। माय पेरेंट्स, माय फादर मे बी लॉ क्वालिफाइड बिकॉज उन्होंने आर्मी के अंदर पढ़ा था ऑन स्टडी लीव, बट ही नेवर प्रैक्टिस लॉ। सो एक नॉलेज एंड अगेन एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बहुत जरूरी होता है। एंड इंटरनेशनल एलएलएम्स, व्हाइल इट इज वेरी गुड कंपेयर टू इंडियन एलएलएम्स, दोनों के अपने पैरामीटर्स होते हैं। सो जब मैं काम कर रहा था, और ये फर्स्ट 2-3 इयर्स के अंदर होते हैं, जब आप किसी जगह पे ज्वाइन करते हैं एज अ लॉयर, लॉ स्टूडेंट, आपके पास टाइम होता है। मैंने जो किया था, एक डिस्टेंस मोड एलएलएम किया था। भारतीय विद्यापीठ का मेरे ख्याल से मैं आखिरी बैच हूँ जिसमें डिस्टेंस मोड एलएलएम होता था, बिकॉज इसमें जाके आपको सिर्फ एग्जाम देने होते हैं। ऐसे ही कुरुक्षेत्र का भी है जिसमें आपको अब दिल्ली में एग्जाम देने होते हैं, बट मैंने प्रोज एंड कॉन्स नापे थे, बिकॉज उसके अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर थीसिस थी, 7 एग्जाम की जगह 6 एग्जाम थे, और ये सब आपके जून की छुट्टियों के बीच में हो रहा था। सो मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था, बिकॉज लॉयर्स के लिए वो जून की छुट्टियां होती हैं, बिकॉज हम लॉ चेंबर के थ्रू थे, सबको छुट्टी मिलती है। सो मेरी मॉम का बहुत मूड था कि बेटा तुम ना पीएचडी करो, तो दिस वाज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। सो आई सेड कि अगर मैं बाहर जाके करता हूँ, आई रियली अगेन, मैं ये 2 साल हो गए थे, मुझे 1 साल काम करते हुए हो गया था जब मुझे पता चला कि डिस्टेंस मोड होते हैं और मैं बाहर कर सकता हूँ, कि मैंने बाहर भी अप्लाई किया था। आई गॉट थ्रू सम यूनिवर्सिटीज, बट देन आई सॉ द ट्यूशन फीस एंड आई वाज मेकिंग दैट चॉइस कि इतना महंगा ट्यूशन लेके मैं वहां पे 1 साल अलग रहा हूँ। उसके बाद मैं उसको वे कर रहा था कि वापस आके अगर मुझे इंडिया में ही प्रैक्टिस करनी है, मुझे इंटरनेशनल कुछ वेंचर आउट नहीं करना, बिकॉज आई रियली बिलीव कि एज अ इंडियन, wherever you go, whatever you do, you have to come back to your country to expand its horizons. It is a thing. And again, army background, so this is a very paramount thing in my mind. Give back to the country, give back to the nation. Yeah. So you have to give back to the society, give back to the children, give back to students. So ये मैंने बहुत दुविधा में मैंने ये सोचा था कि इतना पैसा खर्च के मैं वापस
चेंबर ज्वाइन करूंगा। और लॉ के अंदर क्या होता है, इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉज दैट पीपल हैव। अगर आप 1 साल का हाइटस लिख के वापस आते हैं, लॉ बदल चुके होते हैं, जजेस बदल चुके होते हैं, आपकी अपनी एक फेस वैल्यू होती है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है, बिकॉज law keeps on moving, judges keep on going, courts keep on going, but you are away. So obviously that played a very important factor। और मैंने सोचा कि 1 साल का मैंने अपना फेस वैल्यू बनाया है, मैं छोड़ के बाहर जाऊं और वापस ये आके करूं, उसमें दोबारा टाइम लगे। सो आई सेड नथिंग डूइंग, मैं इंडिया से करूंगा भारतीय विद्यापीठ का 30 दिन का मुझे एग्जाम देने थे, 15 दिन 2 साल। एंड आई थिंक बिकॉज उसमें पुणे जाना था, आई वाज लाइक चलो एक वेकेशन टाइप भी हो जाएगी। 15 दिन एग्जाम दिए एंड आई केम बैक। उसमें भी एंड मतलब ये मैं नहीं था, काफी स्टूडेंट्स थे। आई थिंक मेरा जो बैच था वो 300 लोगों का था, जबकि हमारा एलएलबी का बैच 180 का होता है। और ये डिस्टेंस मोड का था, धीरे धीरे करके प्रोग्राम्स बदलते गए। हम 3 साल के डिस्टेंस मोड की जगह 1 साल का रेगुलर कोर्स आ गए, 2 साल का डिस्टेंस मोड आ गए। सो अलग अलग यू नो उसमें भी अब डिफरेंशिएशन आ गए हैं। सो आई थिंक फॉर द स्टूडेंट टू डिसाइड कि आपको मास्टर्स कब करनी है, क्या करनी है, इज वन वेदर यू कैन अफोर्ड इट विदाउट लोन्स। I don't believe at a young age you should be burdened with loans, because for the simple reason हमारे यहाँ पे housing loans के interest rate कम है और education के interest rate ज़्यादा है। And उसकी वजह से I've seen a lot of my seniors and some peers who actually really struggled with their money, because they actually went for their masters, took a huge amount of loans, and they worked their asses off in some places where they didn't want to। कई एरियाज में आपको लगा कि आप कुछ और करना मांगते हैं, बट आपको पैसे चाहिए तो आप फर्म के साथ जुड़े रहे। कई जगह पे उनको लगा कि मैं बाहर जा सकता था, लेकिन मैं नहीं जा पाया बिकॉज लोन का इम्पैक्ट आता है। सो वो सारी चीजें एक फैक्टर थी मेरे लिए। एंड मैंने ये बड़ा घर वालों के साथ डिबेट किया था कि जाना चाहिए, आप लोग मेरे 1 साल रह लोगे, बट फिर मुझे भी लगता था कि सिंगल चाइल्ड, आप आपको छोड़ के जाना नहीं, मेरा भी मूड नहीं था। सो दैट वाज ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स रियली डिसाइड। सो स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से वन ऑफ दीस इज वेरी पैरामाउंट। बट हाँ, इफ यू कैन अफोर्ड इट, if the idea is to start something abroad, if you want to really think about venturing, and because there are a lot of opportunities for Indians। Geneva का एक प्रोग्राम है जो मुझे याद है, which is amazing in terms of what kind of exposure you get। ऐसे करके इंटरनेशनली बहुत प्रोग्राम्स थे उस समय जो आप कर सकते थे। इसलिए आई हैव सीन पीपल डूइंग इट, बट आई हैव सीन 2002 से, जब उस समय मैंने किया था 2012 तक का, कोई ऐसा मैं एलएलएम स्टूडेंट नहीं जानता था या मेरे कॉलेज से या पीयर्स से जो वहां पे गया और स्टेबल हुआ, सेटल होके वापस इंडिया में आ गया। सो ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स वेरी प्ले ऑफ माइंड। मास्टर्स इंडिया के अंदर इज बेसिकली जो आपने पढ़ा था उसका एक फाइन ट्यून वर्जन। इट रियली हेल्प्स यू इन योर वर्क, बिकॉज अगर आप इंडिया के अंदर 2 टाइप की मास्टर्स ही डिस्टेंस मोड में होती है जनरली, इज ह्यूमैनिटीज, ह्यूमन राइट्स, and your corporate law। So obviously people take corporate law until unless you really want to go and decide कि अब मैं criminal law में जाऊंगा, human rights पे जाऊंगा। So those factors really come into play। जी, तो ये बड़ी आपने अच्छी बात एक रखी कि जो आर्थिक जो बर्डन है हम लोगों के कंधे पे जो पड़ जाता है, उनकी बाहर की विदेशी पढ़ाई है बड़ी महंगी है। कुछ नहीं तो कम से कम आप 20 से 40 लाख रुपए कम से कम भारतीय अगर नगद राशि में उसको देखें तो अपने या तो बैंक से कर्जा लेके आप जा रहे हैं या अपने पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है, और उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप वापस आके उसको चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, अगर चुका पाएंगे कितना वक्त लगेगा, किस किस्म की आपको जॉब मिलेगी, किस किस्म की आप टीम के साथ होंगे, किन किन लोगों से आपका पाला पड़ सकता है, वो अच्छे हैं बुरे हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। और उसमें कई लोग थोड़ा सा मैं कहता हूँ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपने बड़ी अच्छी बात रखी। और आपने एक और बात बताई अपनी माता जी के बारे में कि उनका एक सपना है कि आप पीएचडी करें, और मैं चाहूँगी कि ये सपना आप साकार कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद अपने फाइनल ईयर में अभी पीएचडी के, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ऐसा कम देख पाता हूँ मैं आजकल की हमारी श्रेणी में, स्पेशली जो वकील श्रेणी की अगर मैं बात करूँ, कि लोग मास्टर्स के बाद, और मतलब मैं अगर अपनी बात लेके चलूँ तो मुझे लगा मैंने 2 मास्टर्स कर ली, एक साथ हो गया, अब पीएचडी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं अपने आप में एक कैंडिडेट हूँ पीएचडी के लिए, और उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा एक अलग बेंट ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो एक तो आप अपनी माता जी का सपना साकार कर रहे हैं, दूसरा कभी आपको खुद भी लगा कि हाँ यार पीएचडी कर लेते हैं, मास्टर्स भी कर ली? मेरा ऑनेस्टली कोई प्लान नहीं था। मैं आई हैव बीन अ मॉडरेट स्टूडेंट थ्रू आउट माय लाइफ। मेरा कभी टॉप करने का इरादा था। आई ऑलवेज सेड कि बी अ स्मार्ट वर्कर, डू योर बिट एंड मूव ऑन। अगर मेरा एरिया, अगर मैं ऑनेस्टली सोचूं, अब मेरा मूड है कि अगर ये वाली पीएचडी साकार हो जाती है तो उसके बाद मैं एक पोस्ट डॉक करूं विच विल बी इन कॉमिक्स, समथिंग दैट आई एम रियली पैशनेट अबाउट, बिकॉज उसका एक अलग पूरा एरिया ऑफ थॉट प्रोसेस है क्यों। बट अगर मैं सिर्फ लीगल बेसिस पे बोलूं कि मैंने एलएलएम के बाद पीएचडी करी थी, तो ऑनेस्टली मॉम इज टू बी ब्लेम्ड। उन्होंने कहा था कि इस चीज में घुसना है, शुरू करना है, बिकॉज पीपल विल अप्रिशिएट। एंड अगेन उसमें भी उनका थॉट प्रोसेस था कि अगर कल तुम्हें वकालत नहीं करनी तुम लेक्चरर बन जाओगे। मेरा कभी वो थॉट प्रोसेस नहीं था। सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं कर देता हूँ। एंड उसके लिए
बेंड ऑफ माइंड के अलावा आपको ये देखने चाहिए कि आपके एम्प्लॉयर्स कैसे हैं. I have been blessed with, I think, the most sweetest and most understanding of bosses. मेरे ख्याल से मैं इफेक्टिवली 3 जॉब बदली आज तक मैंने अपने 10 साल के अंदर, और मैं उन सारे सीनियर्स के बहुत क्लोज हूँ. हमेशा मूवमेंट के लिए मेरी पहली जॉब इसलिए खत्म हुई बिकॉज मेरे बॉस जज बन गए. वो सीनियर एडवोकेट थे, मेरी जॉब खत्म हो गई, तो इसलिए मुझे मूव ऑन करना पड़ा. मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन करी बिकॉज मैंने एक मिड टियर फर्म में ज्वाइन किया, ये सोच के कि उनसे मैंने काफी अच्छे केसेस थे उनके पास, काफी अच्छा थॉट प्रोसेस था उनका, मुझे लगा था मुझे ग्रोथ मिलेगी, और आई एम इटर्नली ग्रेटफुल कि मुझे कितना सीखने को मिला. उसके बाद व्हेन आई थॉट कि यू आर मूविंग आउट, सो इस ड्यूरेशन में यू हैव टू रियलाइज मैं 2011 में पास हुआ, तो मैं 2011 से 2021 से कभी भी कॉलेज में हूँ. मेरी, क्योंकि मैंने मास्टर्स इमीडिएटली आफ्टर स्कूल आफ्टर कॉलेज किया 2012-13, उसके बाद मैंने पीएचडी 2014 से शुरू की. मैं 2014 से आज तक पीएचडी कर रहा हूँ. अलग अलग थीसिस, अलग अलग आर्टिकल्स, एंड ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा इशू आए, लेकिन बिकॉज सब लोगों ने साथ दिया, हमें इतना टाइम मिला कि मैं ये सब करने का थॉट प्रोसेस कर सकता हूँ. मुझे लिखने का मौका मिला, उसकी वजह से मैंने किताब लिखी, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले. इस वजह से मुझे लगा था कि ये कर सकता हूँ. और अब क्योंकि मेरे को सिर्फ थीसिस सबमिशन का टाइम है, अब जैसे जैसे रेगुलेशंस बदलते जा रहे हैं, मेरे को कुछ सबमिशंस करनी है और पेपर्स लिखने हैं, और तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स इट. तब मुझे लग रहा है कि अब ये हो जाएगा, देन इसके बाद अब थोड़े टाइम के लिए कुछ पढ़ाई नहीं, और पोस्ट डॉक कुछ सालों बाद करूंगा. बहुत ईश्वर से मेरी कामना है कि आप सफल रहें अपनी इस यात्रा में, और जल्दी से हम डॉक्टर अभिमन्यु चोपड़ा शब्द सुन पाएं आपकी पीएचडी की थीसिस के सबमिशन के ऊपर. तो आइए अब आपकी लीगल यात्रा की तरफ अग्रसर हो जाते हैं. सबसे पहला दफ्तर जो आपने ज्वाइन किया, जैसा आपने भी वर्णन भी किया कि जस्टिस बन चुके हैं, आपके मुंह से अब सुनना चाहेंगे उस जर्नी का जो आपने शुरू की. आप एक यंग लॉयर थे, आपने पहला चेंबर ज्वाइन किया, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेंटरशिप कैसी रही उसमें, और उस सफर के बारे में हमें थोड़ा बताइए. आई थिंक वो जॉब ना होते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें बहुत सीखने को मिला. आई थिंक एंड अगेन मैं संजीव सर, तो आई वाज विद चेंबर्स में संजीव सचदेवा, जो जिस दिन मैंने उन्हें ज्वाइन किया वो सीनियर एडवोकेट बने थे, और फिर उनके साथ पूरा ड्यूरेशन रहा. इफेक्टिवली आई वाज हिज लास्ट जूनियर इन चेंबर्स. उसके बाद वो जज बन गए. संजीव सर के पास आने का तरीका भी मुझे, बिकॉज सिद्धार्थ सर एंड संजीव सर बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पे शुरू करो, बिकॉज मुझे क्रिमिनल नहीं करना था, मुझे सिविल लॉ करना था. आई समहाउ गेट वेरी गिल्ट कॉन्शियस कि अगर मेरी वजह से किसी को कुछ हो जाए, तो मैंने कहा क्रिमिनल लॉ मेरे बस की नहीं है. So I thought I'll come to civil, and that's how I got to Sanjeev sir. And it was a wonderful experience. Actually, he set the benchmark of bosses right up there, because सीखने के अलावा जो, I'll give you a small example. दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट पढ़ना. जब आप नए नए कोर्ट में आते हो, वो 500 पेज की कॉज लिस्ट पढ़ना एक अपने आप में काम है, किसी को समझ में नहीं आता क्यों. ही टॉट अस की लॉजिक कैसा है, सप्लीमेंट्री पहले क्यों आती है, एडवांस पहले क्यों आती है, नेक्स्ट डे मैटर्स कैसे लिस्ट होते हैं, रेगुलर्स क्या होते हैं, फाइनल्स क्या होते हैं. ये चीजें सिखाना जरूरी होती हैं. एंड वो एक ऐसी चीज थी जो बड़ा ऑब्वियस था, लेकिन आपको पता होना चाहिए था. सो आई थिंक सीखने को बहुत मिला. उन्होंने लीवे दिया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट करने का टाइम दिया, उन्होंने बोला अगर आपको अपना काम करना है आप ला सकते हो, प्लीज कंटिन्यू करो, हमेशा सीखने के लिए तौर दिया. एंड आई थिंक वो इंकरेजमेंट बहुत जरूरी होती है. आई थिंक द राइट चेंबर, द राइट मेंटर मेक्स यू हाउ यू आर. एंड आई थिंक अगर मुझे वो सही गाइडेंस नहीं मिली होती, मैं कुछ और ही कर रहा होता, कुछ कहीं और जा रहा होता. आई थिंक वो इम्पैक्ट बहुत जरूरी होता है. एंड दैट इज आई एम वेरी, I'm still connected with him. I am still connected with his chamber. हम मेरी हर साल दिवाली वही होती है, हम पूजा के लिए जाते हैं. सो वहां से शुरुआत हुई. फिर जैसे जैसे वो सीनियर बने, उनको बहुत ब्रीफिंग्स आने लगी, अलग अलग लॉयर्स आने लगे, तो मुझे भी समझ में आने लगा कि एरिया ऑफ लॉ कैसे हो रहा है. जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की अगर हम मेन प्रैक्टिस मान के चले, 75 से 80% अब कमर्शियल लॉ है, कमर्शियल लिटिगेशन है. आपकी प्रॉपर्टी मैटर्स, वो पुराने मैटर्स खत्म हो गए, सो दे आर न्यू अप टू डेट मोर मीटी मैटर्स इन टर्म्स ऑफ मोर लॉ. So if some matters turn you on, you should know कि आपका लॉ का फोकस किधर जा रहा है, और उसकी वजह से you really move on. And I think उनके पास बहुत वेरिएशन टाइप के मैटर्स थे, कंपनी, सिविल, आईपीआर. So it was a very good learning experience. जब वो जज बने तो ऑब्वियसली अब मुझे लगा था कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा. So I joined Mr. Vaibhav Gaggar, who was the managing partner of Gaggar and Associates, now rebranded to Gaggar and Partners. वहां पे it was again, he is also a Siddharth Luthra junior, and he had a mix of civil and criminal both. So I think it was a good learning experience to know civil law has criminal implications.
अगर आप सोच सकते हैं कि एक मैटर से कितने फैसेट्स निकल सकते हैं, वो एक लिटिगेटिंग लॉयर के पास ही आता है जो चेंबर्स में होता है, बिकॉज आप जब अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं आप अलग अलग एरियाज में देते हैं कि अगर आप आईपीआर में करते हैं आप क्रिमिनल भी जा सकते हैं, ऑफेंसेस क्या बनते हैं। एंड आई थिंक वहां पे भी फ्री हैंडेडनेस और मेंटरशिप बहुत जरूरी है, जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, एंड ओवरऑल गाइडेंस के बेसिस पे आपको फ्री हैंड था कि आप कोर्ट में जाके आर्ग्यू करिए, आपको ड्राफ्टिंग करनी है आप ड्राफ्टिंग करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट विद, जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग ओवर इट। एंड आई थिंक आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 2.5-3 years. I remember leaving sir at on April 17, 2013 when he got elevated. And leaving and joining sir, I think immediately 2 days after. Then I left him in 2016 in April. जब मैंने मिस्टर दीपक चोपड़ा को ज्वाइन किया जो पीडीएस में पार्टनर थे, जहाँ पे मुझे लगा था कि आई एम नाउ मोर इक्विप्ड टू डील विद द वर्ल्ड, मोर डील विद कमर्शियल लॉज। देन सब्सिक्वेंटली वी Deepak sir and we all as a team shifted from PDS and joined EZB as a lateral practice. And EZB आके I think it's been a wonderful experience. Our managing partners very helpful. I think हमारे यहाँ पे बहुत कम लोगों को ये हमेशा होता है ना कि लॉ फर्म में आते स्टेक्स बढ़ जाते हैं, लोगों को लगता है कोर्ट में जाके आर्ग्यू करने में कहीं कुछ होना। यहाँ पे भी फ्री हैंड मिला, उन्होंने कहा है कि आपको आर्ग्यू करने हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंट है अपने मैटर्स के लिए प्लीज गो हेड। तो वहाँ पे भी आई थिंक मेंटरशिप इज व्हाट मेक्स यू। एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद गुड बॉसेस, इवन यहाँ पे अजय बहल, जिया मोदी, मेरे अपने मेंटर दीपक चोपड़ा, मिस्टर वीपी सिंह, litigation heads, partners, senior advocates. I think everybody has been a tremendous help to really encourage me and maybe mentor me to maybe where I am. And मैं भी वो कोशिश करता हूँ कि जब मेरे पास इंटर्नशिप में लोग आए उनको मैं बताऊं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और आपका आइडिया क्या होना चाहिए। मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि एक बार कोर्ट में जाके जरूर काम करें अगर आपको डिस्प्यूट्स में घुसना है। कॉर्पोरेट में आने से पहले भी एक बार कोर्ट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बिकॉज आप कल वो वकील नहीं हो सकते जो कॉर्पोरेट में आके बोले कि ये लीगल नोटिस का जवाब कैसे जाना है। You have to be really equipped with the practical knowledge and know-how so you can enjoy. So everybody is aware how to go about things. That's pretty much about it. So 3 jobs technically because I've shifted with eWorks from PDS, but yeah, those been the jobs I have. I always believe to have a long relationship. I've never been one of those कि अच्छा एक जगह पसंद नहीं है jump करो jump करो jump करो. I think it's been a consistent view. I've always been working because I have really liked the people I am with, and I continue to work with them with the same idea that I hope they also like me as much. आई एम श्योर दे डू। और इतना अच्छा आपने अपना बताया नेचुरल प्रोग्रेशन जो रहा आपका प्रोफेशन में कि जस्टिस सिलेबस आपके साथ आप जुड़े रहे। और मैं समझता हूँ कि अव्वल जजों में से मैं उनकी गिनती करता हूँ, क्योंकि जो उनका एक पेशेंस है जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कोर्ट में कि वो कभी पक्षपात नहीं करते, मतलब सबको आराम से सुनते हैं। और ऐसे बहुत कम मैंने जजेस अपने लाइफ टाइम में अभी तक देखे, नॉट दैट आई हैव लिव्ड अ वेरी लॉन्ग करियर माई सेल्फ, जो शाम के 6 बजे तक भी बैठते हैं अपने कोर्ट में और सुनते हैं लोगों को। तो ये बहुत रेयर ट्रेट है। मैं समझता हूँ कि पेशेंस जो एक न्यायाधीश, जो एक न्यायमूर्ति की जो एक परफेक्ट इमेज जो मैं समझता हूँ उजागर होती है उनके कोर्ट में जाके, वो एक बहुत ही इट्स अ वेरी हार्टनिंग फीलिंग टू सी वंडरफुल जजेस लाइक हिम। और जाहिर सी बात है, जैसे आपने उनका जो पहले का दौर बताया बतौर वकील, बतौर मेंटर, कि आपको उन्होंने गाइड किया, आपको एक फ्री हैंड दिया उन्होंने, फिर आप गगर साहब के साथ जुड़े रहे, फिर आप चोपड़ा साहब के साथ जुड़े रहे और अभी आप खुद एक टीम हेड कर रहे हैं। तो ये मेरा अगला सवाल उभर के आता है कि जब आदमी नया नया अपना वकालत का दौर शुरू करता है, यंग वकील होता है, और जब आप एक पार्टनर बन जाते हैं तो ज्यादा स्ट्रेसफुल कौन सा रहता है? I think again, if you really like your job, and honestly, I believe I do, stressful होना and पैनिक होना आई थिंक आर द पैरामीटर्स दैट यू लुकिंग फॉर। स्ट्रेसफुल होना, किसी चीज से भी स्ट्रेस ले सकते हैं आप, लेट उठे आप उससे स्ट्रेस हो सकते हैं, आप काम पे नहीं पहुंचे उससे स्ट्रेस हो सकते हैं, लेकिन काम इटसेल्फ स्ट्रेसफुल नहीं हो सकता। अगर आप 24 घंटे काम को लेकर और अपने काम को लेकर स्ट्रेस पे रहेंगे कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा, आप कभी वो काम नहीं कर पाएंगे। आई थिंक लिटिगेशन के अंदर आई हैव बीन रियली फॉलोइंग, हम लोग स्ट्रेस वोंट बी द राइट वर्ड, वी आर प्रेस्ड फॉर वर्क, प्रेस्ड फॉर टाइम, बिकॉज अब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट एरियाज में घुस रहे हैं, डिफरेंट मैटर्स और एरियाज के अलावा आप डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ घुस रहे हैं, हर किसी की अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। कोई चाहता है उनका काम चुटकी बजाते हो जाए, जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक पिटिशन बनाने में टाइम लगता है, पिटिशन मैगी नहीं है, 2 मिनट में नहीं बनती, अगर 2 मिनट में होती तो आप मेरे पास नहीं आते। सो ऑब्वियसली एंड द काइंड ऑफ स्टेक्स अब आने लग गए हैं, वो स्टेक्स थोड़े से स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि आप एक इतना बड़ा मैटर संभाल रहे हैं, अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई, सो दैट इज व्हाई यू ऑलवेज डबल चेक
triple check, we take opinions, we have seniors, we have our seniors, we have senior advocates, तभी एक larger scheme के अंदर everybody has their place कि आपको पता है आप किस चीज में घुस रहे हैं. I think as a individual lawyer भी अगर आप देखें, आप एक मैटर के लिए जब आप आर्ग्यू कर रहे हो और आपको पता है आपका पॉइंट वीक है, आप स्ट्रेस में आएंगे. It doesn't matter how big or small a matter is, जब आप कोर्ट में जा रहे हैं, nobody goes there to lose. Everybody is thinking कि मैं इस इंटरप्रिटेशन पे जीतूंगा, मैं इस पॉइंट पे जीत गया, ये मेरी जीत है. That is why lawyers will always say कि I've either won this case or I've known how to do this case better. Nobody will say I've lost, because this is the only profession where you don't lose. Everything that you do, you always learn. Whether it's good, whether it is bad, you learn from others. अगर आप किसी इंटर्न को बोलेंगे आप एक कोर्ट रूम में चले जाओ, आप बैठोगे, that is not maybe the right way of putting it, but आप एक ऐसे लॉ को चूज करो और उस जज के कोर्ट रूम पे जाओ जो उस लॉ को रोज करे, आपको 6 नई चीजें पता चलेंगी रोज. आज के दिन पे भी हम आर्गुमेंट पे जाते हैं, you will learn something else. Your seniors have a lot to teach you. I think nowadays the juniors also have coming from various areas because they are more qualified, maybe they are learning more, they are debating more. Everything, you really see that difference. उनको पता है उनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और सब लोगों का अपना एक धीरे धीरे एक स्पेशलाइजेशन लॉ स्कूल से समझ में आ रही है कि किसी को पता है मुझे सिर्फ आर्बिट्रेशन करनी है, किसी को पता है मुझे सिर्फ एनवायरमेंट लॉ करना है. And I think people who are working towards this is a very good thing, because in our profession जहाँ पे हमें पता है कि बहुत टाइप के लॉयर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉयर्स होते हैं, हाई कोर्ट लॉयर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स होते हैं, वैसे ही उनकी क्लासिफिकेशन कर दी जाती है. बट जैसे दिल्ली इज आई थिंक वन ऑफ द एरियाज जहाँ मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे कोई लॉयर किसी टाइप का नहीं है. आप किसी लॉयर के पास भी जाओ, वो आपको हर लॉ का प्रैक्टिस कर बताएगा और हर एरिया में बता सकता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, ट्राइब्यूनल्स भी है, एपलेट ट्राइब्यूनल भी है. People who are working in tribunals may have a better practice than seasoned senior counsels, because उनके पास इतना काम है उस एरिया में. So हर जगह का, हर लॉयर का अपना एक तौर होता है कि तो इसमें ये मे बी इज नॉट द राइट वर्ड कि कौन सा एरिया स्ट्रेस ज्यादा देता है, इसमें भी कौन सा एरिया आपको ज्यादा इंटरेस्ट देता है और उसमें आपको कितनी टेंशन होती है कि आपका ये पॉइंट सही होगा या नहीं. आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, क्योंकि दिल्ली अपने आप में गढ़ है वकालत के लिए, क्योंकि हम लोग जो दिल्ली वासी हैं या दिल्ली एनसीआर में जो रिसाइड करते हैं, जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग के लिए इंडिया गेट के गोल चक्कर में ही सब कुछ आ जाता है. और आप अगर किसी दूसरे देशवासी की या नज़र से देखें जो बेचारा कन्याकुमारी या केरल से या कहीं और से आता है, उतना लंबा सफर तय करके, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है. पर हम लोग देखते हैं कि यहीं पटियाला हाउस है, यहीं हाई कोर्ट है, यहीं सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारा नज़रिया थोड़ा सा फर्क हो जाता है. और एक और आपने अच्छी बात बताई कि जो बच्चे आजकल आ रहे हैं वो यस प्रिसीजन है कि उनको पहले से पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, जो मैं समझता हूँ दोनों प्लस और माइनस हम लेके चल सकते हैं इस चीज़ का. क्योंकि कई बार होता है कि आप सोच के तो चलते हैं मुझे यही करना है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में उसकी डुबकी लगाते हैं, थोड़ा और गोता खाते हैं, तो आपको लगता है यार ये सोच के तो मैं कुछ और आया था, कुछ और हो गया मेरे साथ. कई बार ऐसा होता है. तो अगर ऐसा आपके साथ कभी हुआ या आपके किसी दोस्त के साथ या किसी जूनियर के साथ ऐसा हुआ, और अगर हुआ तो आपने उनको क्या एडवाइस किया? इसमें भी बहुत मल्टीपल किस्से हैं. जैसे मैं बताता हूँ, मेरा एक टेन्योर था जिसमें मैं हमारे लास्ट ईयर में, जैसे आपको पता है एमिटी के अंदर लास्ट पूरा साल इंटर्नशिप का होता है, मैं 9th सेमेस्टर से करांजावाला के अंदर इंटर्नशिप करा. तो मैं रफली 13 महीने, एक साल से थोड़ा सा ऊपर मैं करांजावाला में इंटर्नशिप करी थी. तो वहाँ पे काफी लोग आते थे जो बॉम्बे से आते थे. बॉम्बे के कुछ लॉ स्कूल्स हैं जिसपे थोड़ा अटेंडेंस रिलैक्सेशन होता था. ये लोग अपना PQE इवन इंटर्नशिप का करते थे, बिकॉज बॉम्बे की कुछ एरियाज के अंदर आप लॉ स्कूल में सिर्फ एग्जाम देने जाते थे, पर आप प्रैक्टिस कर रहे होते थे, आप प्रॉपर चेंबर्स में एसोसिएट होते थे. आप ऑब्वियसली कोर्ट में अपेयर नहीं कर सकते, पर आप ड्राफ्टिंग, फीडिंग सब कर रहे होते थे. काफी लोग मैं जानता था जो कि जब मैं अपने फाइनल ईयर में था, और मेरे ख्याल से क्यूमुलेटिव इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कुछ 2.5 साल पे आता है अगर मैं मंथ्स के बेसिस पे काउंट करूं. इन लोगों का मुझसे ज्यादा था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने किसी से सुना था जिसने मुझसे ज्यादा इंटर्नशिप करी हुई होती थी या मुझसे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए इंटर्नशिप हुई होती थी. ये लोग 3-3 साल, 4.5 साल का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होता था 5 साल के कोर्स के अंदर, और ये लोग प्रॉपर एसोसिएट्स की तरह काम कर रहे होते थे. आई थिंक वहां पे भी एक इम्पैक्ट आता है कि, एंड आई थिंक ये उस टाइम के डिवाइड पे ज्यादा इम्पैक्ट होता था, बिकॉज पीपल वर रियली कंफ्यूज कि आप कॉर्पोरेट लॉ ज्वाइन करो, आप फर्म ज्वाइन करो, फर्म में डिस्प्यूट करो, बिकॉज फर्म में इतने डिस्प्यूट होते नहीं थे. डिस्प्यूट एज अ प्रैक्टिस ऑफ फर्म में चलना शुरू हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉर्पोरेट के आप जो मैटर्स डील करते हो उसमें आप डिस्प्यूट आने लग गए हैं. एक्सटर्नली जाने से अच्छा है लोगों ने अपनी प्रैक्टिस एक फर्म के अंदर भी बनाना शुरू कर दी. दैट इज व्हाई डिस्प्यूट्स हैज आल्सो पिक्ड अप कमर्शियली इन वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड अब बहुत लॉ फर्म्स आ गई, पहले इतनी नहीं थी, पहले 6-7 थी, अब 50 से 100 तो हर स्टेट में ही इतनी फर्म्स आ गई हैं. इसमें भी इम्पैक्ट आता है कि आपको अगर ये पता हो कि आप डिस्प्यूट में घुसना मांगते हैं और आप फर्म में ज्वाइन करना मांगते हैं,
तो उस समय ये बड़ा कशमकश वाला सवाल था कि मैं कमर्शियल नहीं करना मांगता, मुझे लिटिगेशन करनी है, पर हाँ मुझे अच्छे पैसे भी चाहिए, मैं फर्म में जाके काम करना मांगता हूँ, वो लाइफस्टाइल सीखना मांगता हूँ। बिकॉज when you are in law school, firm life is really looks really happening, और फिर शो से आपके दिमाग में एक माइंडसेट बन जाता है कि ओह ये सब भी होता है, मुझे ये चाहिए। मे बी इज द फास्ट पेस ऑफ इट, बट समटाइम्स इट इज नॉट, समटाइम्स इट इज म्यूंडेन रिसर्चिंग जॉब्स। एंड जहां तक मुझे लगता है यार, जब फर्स्ट ईयर चाहे एसोसिएट कहीं पे भी आए, वी आर प्रीटी मच द सेम क्लूलेस बिरादरी, बिकॉज किसी को कुछ नहीं पता होता। आपको कोई बोल दे कि आईबीसी ले आओ, किसी को यही नहीं पता आईबीसी क्या होती है, कंपटीशन एक्ट होती है, बिकॉज सब लोगों के अपने शॉर्टकट्स होते थे। कोई बोलता था टोपा ले आओ, कोई बोलता था टीपी ले आओ, कौन सा लॉ बोल रहे, कहाँ से बोल रहे, क्यों बोल रहे। सो ऑब्वियसली यू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। सो आई बिलीव कि अगर कोई भी कोई चीज जब शुरू करता है, गिव इट सम टाइम, don't leave immediately, because if you give up right now, maybe you were made for this and you don't know about it because you got scared कि मुझे अभी नहीं पता। So I think take the liberty of asking whether it is a stupid question, whether it is not। हमेशा एक चीज का जब आप पूछेंगे, आपको कोई अगर लॉजिकल आंसर मिलेगा, आपको याद रहेगा कि आपने ये स्टेप क्यों लिया, आपको पता चलेगा कि आपको ये इम्पैक्ट हुआ। जैसे मैं आपको कॉज लिस्ट का एग्जांपल दिया, अब अगर मुझे ये नहीं पता मेरा मैटर कोर्ट में किस समय आ रहा है, आई एम प्रीटी मच यूजलेस इन अ लिटिगेशन ऑफिस। बट अगर मुझे एक बार बता दें कि कॉज लिस्ट कैसे देखनी है और कॉज लिस्ट देखने से मुझे कैसे पता चला है, आई विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि 1 बजे मेरा मैटर आएगा, मैं 1 बजे कोर्ट में जाऊंगा, ताकि आप अपने बाकी काम कर सकते हो। तो ऑलवेज कीप एट इट, बट हाँ, नो योर लिमिटेशंस। अगर आप ये चीज सोच के कर रहे हैं कि मुझे इसके बाद, अपने आप को एक टाइम फ्रेम दीजिए। आई बिलीव दैट एवरीबॉडी शुड हैव अ टाइम फ्रेम टू अचीव ए टू बी। अगर आपने अपने आप को कहा कि मैं 2 साल देखना मांगता हूँ, मैं देखना मांगता हूँ कि मैं लिटिगेशन में सर्वाइव कर सकता हूँ, तो गिव योरसेल्फ 2 इयर्स। डजंट मैटर कि पहले महीने में आपके पास काम नहीं है, दूसरे महीने में आपके पास काम नहीं है, जस्ट कीप एट इट फॉर 2 इयर्स, बिकॉज आपने अपने आप को टाइम फ्रेम दिया। अगर आप अपने आप को टाइम फ्रेम नहीं देंगी, देन ऑब्वियसली दैट इज वेयर द स्टोरी चेंजेस। बिकॉज कई लोग, जैसे मैं जुडिशरी का एग्जांपल दूंगा, हमारे यहाँ पे 20 सीटों के लिए 2 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स आते हैं, 20 लाख लोग एग्जाम भरते हैं। सो ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी मिनिस्क्यूल नंबर, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए। सो यू शुड ऑल्सो नो कि हमें कब छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज वो नॉलेज जो आपने पढ़ी है, अब आप वो वकील की तरह यूज कर सकते हैं। सो दैट इज वे आई थिंक द स्वीट स्पॉट इज। बड़ी अच्छी बात कही कि एक तो हिम्मत नहीं हारनी, फोकस रखना है, एंड बहुत जल्दी डिसअपॉइंट या हताश होने की जरूरत नहीं है। आपने ये बड़ी अच्छी बात की, और 2 बार क्योंकि आपने दोहराया, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि कॉज लिस्ट का आपने बताया, और आपने बताया कि सजवाज सर के साथ आपने उस टाइम शुरू किया था, तो उन्होंने आपको कैसे समझाई कि क्यों कॉज लिस्ट ऐसे बनती है, क्यों पहले सप्लीमेंट्री आती है, क्या एडवांस है, और उसको देखना कैसे होता है। ये मैं अपने यंग दर्शकों के लिए भी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ सवाल, क्योंकि जो बच्चे इंटर्नशिप करने आते हैं, जो नया वकील है, कोर्ट में घुसा है, उसको कॉज लिस्ट नहीं पता, तो उनके लिए थोड़ा सा आप इसको सरल तरीके से समझाएं। सो अगेन ये भी स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, लेकिन मैं दिल्ली का एग्जांपल लूंगा सिर्फ इसलिए बिकॉज इट्स इजियर टू एक्सप्लेन। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, आपको दिन की बहुत सारी कॉजेज दिखती हैं। इस समय मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज अब क्योंकि हम पैंडेमिक में है, थोड़ा वर्चुअल लाइफ हो गया है, इमरजेंसी में मैटर्स लिस्ट होते हैं। पर अगर आप नॉर्मल फंक्शनिंग टाइम पे आप देखते थे, जल्दी 3 कॉज लिस्ट आती थी। एक होती थी सप्लीमेंट्री लिस्ट, एक होती थी एडवांस लिस्ट, होती थी फाइनल लिस्ट। कई बार ये चीज कंसोलिडेटेड आती थी, कई बार अलग आती थी। सो क्या होता है, जब आपके मैटर्स फाइनल की लिस्ट में होते हैं, वो शायद सालों साल पड़े रहते होते हैं। बट अगर मैं एक इंटर्न हूँ और मैं, या मैं फर्स्ट लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं देखा कि मैटर कल आ रहा है, और मैंने बोला कल मैटर आ रहा है, वो मुझ पर हंस रहे हैं, और मुझे समझ भी आ रहा है कि ये लोग क्यों नहीं जा रहे, तो ऑब्वियसली उसको समझ भी नहीं आएगा ये क्यों हुआ है। तो जब उन्होंने बताया था कि होते हैं कि फ्रेश मैटर्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्रीज को फ्रेश मैटर बोलते हैं, फाइलिंग का तरीका समझना होता है। एंड आई थिंक half of what we do in laws is half is what is supported by our clerks and our office staff जो फाइलिंग करते हैं। वो फाइलिंग लिस्टिंग में जाना इज अ वेरी टफ टास्क, जो मुझे लगता है हम लोगों को इस समय लगा था जब मैं पैंडेमिक में था, बिकॉज मैं अपनी फाइलिंग भी खुद कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली लॉकडाउन था, किसी को पता नहीं था। एंड आई वाज वन ऑफ दोस वेरी इनिशियल मैटर्स, क्योंकि हम लोग जब लॉकडाउन इनिशिएट ही हुआ था, हमें तब फाइलिंग करनी थी, बिकॉज इमरजेंसीज थी। तो उस समय से आई थिंक वो नॉलेज आज काम आती है मुझे, क्योंकि मुझे पता है हमें काम कैसे करना है, लिस्टिंग्स कैसे होती हैं, बिकॉज इसका कोई हैंडबुक नहीं होता। मेरा एक्चुअली बहुत मन है कि मैं एक किताब लिखूं हाईकोर्ट के बारे में, सिर्फ इस चीज के लिए, ताकि लॉ स्टूडेंट्स को पता चले फाइलिंग, और जब आप लॉ करते हैं जो पीछे का बैकग्राउंड होता है, जो लॉ क्लर्क्स को पता होता है, जजेस को पता होता है, स्टाफ को पता होता है, वो स्टूडेंट्स को पता होना बहुत जरूरी है कि इंस्पेक्शन क्या होती है, कॉज लिस्ट देखना क्या होता है, फाइलिंग में किस काउंटर में जाना क्या होता है, ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं। हमारे यहाँ पे 207 ऑब्जेक्शंस हैं, जो आप किसी को बोलोगे कि ये ऑब्जेक्शंस क्यों आ रहे हैं, लोगों को नहीं पता चलता, और फाइलिंग डिले होती रहती है। अगर आपको किसी दिन अगले दिन पे मेंशनिंग करके लगाना हो, और ये मैं सिविल मैटर्स के लिए कहना हूं, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल मैटर है जिसकी आपकी बेल लगानी है, वो बंदा जेल में सड़ रहा है और आप मैटर नहीं लगवा पा रहे,
तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड अब तो हम, क्योंकि पैंडेमिक में हमारे यहाँ पे सब वर्चुअली हो रहा है, वी आई बिलीव दिल्ली हाई कोर्ट इज बीन वन ऑफ द फोरफ्रंट ऑफ दोस कोर्ट्स जहाँ पे फाइलिंग इज हैपनिंग एट अ स्नैप। अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करने आते हो, फाइलिंग्स करनी आती हो, which is another story altogether, it is getting listed, it is getting adjudicated, which is not heard of. मेरे काफी स्टेट्स में ऐसे ऐसे मैटर 2011 से पेंडिंग है, क्योंकि उनमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ स्टे मिले हुए हैं और मैटर चल रहे हैं। बट दैट इज व्हाट यू डू, यू रियली कैन हेल्प इट, दिस इज द वे द थिंग गोज। बट ये एक लॉ स्टूडेंट को समझना जरूरी है, आप जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ के तौर तरीके क्या है, आपको पता होना चाहिए, आपको सामान कहाँ मिलता है, आपको पता होना चाहिए आपकी फाइलिंग कहाँ होती है। यू शुड नो द इन्स एंड आउट्स, अदरवाइज आप उस एरिया में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं, आप आधा काम कर रहे हो और आधा काम आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। तो वो समझना बहुत जरूरी है। एकदम खूबी से आपने बात रखी। मैंने एक चीज़ और मैंने आपकी प्रोफाइल में देखी कि आप एक क्वालिफाइड मीडिएटर भी हैं दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ये कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एज अ मीडिएटर, और क्या फ़र्क पाते हैं आप, बिकॉज आप एक लॉ फर्म को भी हेड कर रहे हैं, लिटिगेशन टीम को, तो व्हाट डू यू प्रेफर, मीडिएशन और लिटिगेशन? It's not the same thing. I think I have never been called a patient one, but I think the training जो हमारी जजेस के द्वारा दी गई थी, कुछ क्वालिफाइड लीडर्स की द्वारा दी थी, हमारा पहले 1 साल का एक 3 दिन का मीडिएशन का सेरेमनी था। उसके बाद वो हमें मानेसर में ट्रेनिंग थी, फिर उसके बाद एक सेकंड राउंड ऑफ मीडिएशन हुआ जिसमें हम सोलो मीडिएटर बन जाते हैं। और ये भी हाई कोर्ट के जजेस आपको करते हैं, उसका क्वालिफिकेशन होता है, फॉर्म्स भरते हैं, उसमें आपको सिलेक्शन किया जाता है। आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू सी कि whether you are one of those who would like to settle a matter. Mediation के अंदर I think the only thing that I've done is I've started to calm down a bit. अब मैं लोगों की सुनने लग गया हूँ, सिर्फ बोलता नहीं। वकील की हमेशा कहते हैं we are those who like to hear our own voices. I won't say we are egoistic, but we are not egoistic. But you like to hear your own voice. Mediation में क्या होता है, it's both ways. You have to really explain कि दोनों पार्टीज यहाँ पे लड़ने नहीं आए, दोनों पार्टीज यहाँ पे सुलझाने आए हैं। बिकॉज अब मैं कमर्शियल का एग्जांपल देता हूँ, हमारे हाईकोर्ट रेगुलेशन बदल गए हैं। अब आप जब कमर्शियल मैटर्स करते हैं, आप उसमें अगर हारते हैं और आपको जज बताता है कि अब रूलिंग में आता है कि आपने फालतू में ये चीज ड्रैग करी, तो आप दूसरी साइड को पूरी एक्चुअल लीगल कॉस्ट देते हैं। वो एक्चुअल लीगल कॉस्ट करोड़ों में होती है। सो नाउ अब उस डर से मीडिएशन ज्यादा सक्सेसफुल होने लग गए हैं, बिकॉज आप पहले केस कर लो, आपको इंजंक्शन मिले या ना मिले, दूसरी पार्टी आके बोलते हैं कि जी नहीं हम लड़ना नहीं मांगते, हम समझते हैं एक दूसरे का पक्ष क्या है। बिकॉज हम नोटिस में हो सकता है कई बार ना समझे, लेकिन कोर्ट में जाते हैं, वो वकील से बात करते हैं, वकील कहते हैं आपका केस ढीला है, या वकील कहते हैं आपका बहुत बढ़िया केस है, लेकिन आप बातचीत करने का सोचो। दिस ऑन द टेबल टॉक्स इज वेरी गुड। आई थिंक इसमें सीखने को बहुत मिलता है। हम लोगों को जब इसमें ट्रेन किया गया था, तो बारिंग द ह्यूमन फैक्टर विच आई से, जिसमें टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट कमर्शियल का वो टेम्परमेंट नहीं होता जैसे जो फैमिली मेंबर्स का होता है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे मैटर्स रेफर होते हैं जो मतलब थर्ड जनरेशन इज फाइटिंग द मैटर, बाप दादा की जमीन का थर्ड जनरेशन फाइट हो रहा है। उसमें कई लोग इंपॉर्टेंट होते हैं जो उनके साथ रह रहे हैं, उनका गुस्सा होता है, उनको पिघलाना जरूरी होता है। जब हम मीडिएशन फिजिकली करते थे, तो मीडिएशन सेंटर का एक पॉलिसी होता है कि आप चाय, कॉफी और जूस और टमाटो सूप आप हमारे ऊपर लेंगे, बाकी हम आपका सब सुलझा लेंगे, आप बस आराम से दूसरे की बात सुनने की कोशिश करिए। एंड आई थिंक दैट इज kind of updated me as a person, because I have started to calm down. I listen more, or at least I try to listen more. मैं सुनता हूँ कि दूसरी पार्टी क्या बोल रहे हैं, और क्योंकि इसमें हम जजेस नहीं होते, हम सिर्फ दो पार्टी के बीच का दूरी को कम करते हैं, हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका डिस्प्यूट क्या है, आप अपना। और इसमें हम इंडिपेंडेंट काकस सेशंस करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं, उनका पक्ष सुनते हैं, और उनको ये बताते हैं कि आपका बेस्ट केस कितना हो सकता है। आपको बेस्ट केस अगर आपको लग रहा है आज खत्म हो रहा है, तो आपका ये गलत फैमिली है, क्योंकि उसके ऊपर अपील जाएगी, सिंगल अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया तो सिंगल जज आएगा, सिंगल जज आएगा फिर डिवीजन बेंच जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, गलती से रिमांड हो गया तो वापस आप पूरा चहल पहल करेंगे। सो लोगों को ये समझाना जरूरत है कि आज जब आप सेटल करते हैं, आपका सारा केस आज खत्म होता है। एंड आई थिंक कॉर्पोरेट कमर्शियल मैटर्स में बहुत अच्छा हमारा रेट है। मेरे ख्याल से 60 to 70% मैटर्स जो मीडिएशन में रेफर होते हैं कॉर्पोरेट कमर्शियल, वो चलिए सेटल हो जाते हैं। और आजकल आप वकील जो हैं कॉर्पोरेट मैटर्स में ही, सॉफ्टवेयर मैटर्स के अंदर प्रीलिट मीडिएशन बहुत आसानी से शुरू करते हैं, बिकॉज इसकी कॉस्ट फ्रैक्शन होती है। और आप दूसरी पार्टी को पहले बोलते हैं कि देखो जी मैं आपके खिलाफ केस शुरू करने वाला हूँ, सेटल कर लो। आपके केस में आपको पता नहीं, हमें पता है कि आप पायरेसी वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या हमें पता है कि आपका जो ये आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो आप सेटल करने की कोशिश करिए। इन द सेम इवेंट अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर वो प्री लिटिगेशन मीडिएशन का सेक्शन 12A आया है,
ताकि आप हर मैटर को पहले प्रीलिम मीडिएशन में लेके जाइए, ताकि हर पार्टी को पता होना चाहिए कि आपको लड़ किस चीज के रहे हो। कई लोग होते हैं जो सिर्फ लड़ने के लिए लड़ते हैं कि नहीं नहीं सर मैं तो करूंगा ही नहीं, सर मैं करूंगा ही नहीं। बट क्या नहीं करोगे? आपका केस में अगर आपने पैसे नहीं मांगे तो आप इंजंक्शन पे लेके कब तक बैठे रहोगे? लोगों को पता नहीं चलता कि इवेंचुअली उनके ऊपर कॉस्ट लग जाएगी। ये धीरे धीरे लोगों को समझने में टाइम लगेगा। कमर्शियल्स में ज्यादा आसानी से समझ में आते हैं, बट नॉर्मल ह्यूमन फैक्टर्स में ये अभी भी प्रॉब्लम है। बट आई थिंक पीपल आर गेटिंग ओवर इट। द गुड फैक्टर इज लॉयर्स आर नाउ रियली appreciating mediation. They also understand कि कई बार फालतू में ड्रैग करने के लिए they are also not doing their duty before the court. They know that the matter is weak or not weak, but they are not fighting for the sake of fighting. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मुझे कभी नहीं मिला है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हर कोई ना जल्दी लड़ने के लिए तैयार होता है, नहीं सर हम कोर्ट में देख लेंगे। नहीं, पर देखो कि क्या, पहले केस तो डिस्कस कर लो। सो यू रियली हैव टू हैव द थॉट प्रोसेस इंक्लिंग ऑफ सेटलमेंट टू बी बेनिफिशियल टू योर क्लाइंट। सो इट इज टू बी ट्रूथफुल टू योर क्लाइंट कि आपको बताना होता है कि देखो जी आपका केस है कैसा, और हम आपको ये सजेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं करते मीडिएशन में कोर्ट में जाके, तो कोर्ट तो वर्डिक्ट पास करेगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और वो अपील होते जाता है। सो इवेंचुअली वो सीखने को बहुत मिलता है। एंड आई थिंक जजेस माइंडसेट एक बहुत अच्छी चीज है, हमें पता चलती है कि जजेस सोचते कैसे हैं। जनरली हमारे यहाँ पे अभी जैसे आप यूएस में देखेंगे, जनरली वी हैव ट्रांसक्रिप्शन फीचर्स। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग नोट्स बनाते हैं, लेकिन समटाइम थिंग गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जजेस के पास वो लग्जरी नहीं होती, वो अपने नोट्स बनाते हैं, वो याददाश्त से काम करते हैं, एंड दे पास वर्डिक्ट्स। उनका भी एक माइंडसेट पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ जज रियली थिंक्स हाउ थिंग्स आर सपोज्ड टू वर्क। मीडिएशन के अंदर जैसे एक बेनिफिशियल फैक्टर क्या होता है, आप कोर्ट फीस वापस ले सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा मैटर खत्म करते हैं, और अब दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर बिकॉज 2 करोड़ से बड़े मैटर्स आते हैं, उसमें सब्सटैंशियल कोर्ट फीस लगती है जो लोग नहीं देना पसंद करते, 2-2 लाख। और ये जैसे जैसे आपके एड वॉल्यूम फीस होती है, कोई 500 करोड़ का मैटर होगा, आप उसका 1% डिपॉजिट करें, तो अगर इसमें सेटलमेंट होती है आपको वो पैसा भी वापस मिलता है। सो ऑब्वियसली इट्स अ विन विन फॉर ऑल साइड्स। आपने बड़ी अच्छी बात रखी। क्या इतना मीडिएशन करने से और लोगों की दूरियां हटाने से आपको ऐसा लगता है कि आप एज बतौर लिटिगेटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं और इससे आपके बिलेबल आवर्स में फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल। अच्छा, तो एक अगला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपका साइबर लॉ में काफ़ी रुचि है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए भी काफ़ी काम किया है इस फील्ड में। उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें और ये बताइए कि एक आम आदमी, मुझ जैसा आदमी जो कि साइबर लॉ का सी नहीं जानता या जानने की कोशिश रखता है और उसकी समझ करना आता है, तो क्या करूँ, कैसे करूँ? पहले तो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए कि साइबर लॉ की तरफ आप कैसे रुझान आया, कैसे इंटरेस्ट आया, दिल्ली हाई कोर्ट की आपने कैसे मदद की इसको लेके, और एक आम आदमी या एक आम वकील जो कुछ साइबर लॉ की फील्ड में सीखना चाहता है, उसके लिए कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स, उसको कैसे उसको रुचिकर बनाए? सी साइबर लॉ के बेसिक कोर्स अब हर जगह हो रहे हैं। आई लाइक के अंदर एक उनका डिस्टेंस मोड कोर्स होता है विच इज वेरी रीजनेबल। उस समय एएससीएल के कोर्सेज थे, एशियन लॉ स्कूल के, एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉज, उनके भी अब कोर्सेज है। एंड अब बेसिकली हर यूनिवर्सिटी अपने अपने डिप्लोमा कोर्सेज ले आते हैं। अगर आप लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में मैं बोलूँ, टेक्नोलॉजी बेस्ड था, मैं हमेशा कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता था, मोबाइल पे इंटरेस्ट रखता था। सो इट वाज अ वेरी नेचुरल थिंग व्हिच केम टू मी, जो आज तक मुझे आती है, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आती है। मुझे उसका जब टेक्निकल पार्ट समझ में आता है, मैं उसको लीगल में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। सो दैट इज वेयर आई थिंक आई हैव अ यूएसपी, बिकॉज आई कैन डू समथिंग, सो देयरफॉर आई नो वेयर इज द फॉल्ट। तो हम जनरली टेक्निकल मैटर्स में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। मेरे को एक इसमें याद है, जब मैं सबसे पहले जब संजीव को ज्वाइन किया था, बिकॉज हम जनरली कैंटीन में मिलते हैं, लॉयर जनरली कैंटीन में, दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन एक बहुत बढ़िया जगह है अगर आपको बताओ, बिकॉज हमारी इतनी बड़ी बहुत ही कैंटीन, लाइवली। इतना बड़ा बार है, बहुत लोग उसमें जनरली आपको चाय वाय पे मिलते थे। एंड दोज डेज विल इवेंचुअली रिटर्न बैक व्हेन इट हैपेंस। तो उस समय बिकॉज सीनियर थे, काफी लोग मिलते थे, एंड आई यूज्ड टू कीप ऑन शोइंग गिज़मोस कि मैं क्या करता था क्या नहीं करता था। सो इससे लोगों को पता चलता था कि मैं टेक्निकल लॉ में घुसा हुआ हूँ, मुझे टेक आता है। तो ऐसे ऐसे करके पीछे मुझे काफी मैटर्स रेफर होते थे, जिसके अंदर बोलते थे कि बेटा हमारे ना ये मैटर है। तो मुझे उसमें एक सीन याद है जिसमें मुझे बोला था कि बेटा एक साइबर लॉ का मैटर है, इसको ना खत्म करना है, लेकिन इसमें ये सिचुएशन है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो उसका एक छोटा सा पॉइंट था, एविडेंस चल रहा था, जिसके अंदर उन्होंने एक ट्रांसक्रिप्ट निकाली थी, दो अपने पति और उनके भाई के बीच में बात होते हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ट्रांसक्रिप्ट कैसे आई, ये आपने डाली है या उनके पास? नहीं, उनके पास है। तो लेकिन उनके पास कैसे आएगी? तो आपके और आपके भाई के बीच में आपको उनका आपका वेब आप उनका पासवर्ड पता है? कहती है हाँ, उनको वो मेरा अकाउंट एक्सेस करती रहती है। अब हमारे लॉ के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस इज द ब्रीच। हस्बैंड एंड वाइफ का जो हो इज अ सेपरेट इशू, बट इट इज अ ब्रीच इन टेक्निकल सेंस। तो ये मैटर सिर्फ इसी पॉइंट पे कि हम आपके खिलाफ ट्रिपल प्रोसिक्यूशन करेंगे, उस पर खत्म हो गया। सो अगर ये चीज टेक्निकली किसी को ना पता हो कि सिर्फ दो लोगों के बीच में चैट हो रही है
और वो चैट कैसे हो रही है एज कम्पेयर, उस समय व्हाट्सएप नहीं था, व्हाट्सएप अब शुरू हुआ है, व्हाट्सएप के अंदर अब चैट कॉपी करना, प्रोसेस करना, इट्स गेटिंग इजियर, सिंपलर, बिकॉज यूआई इतना अच्छा है। बट उस समय गूगल टॉक या याहू मैसेंजर के अंदर लॉग इन करना वाज नॉट अ सिंपल थिंग। लोग उसमें जब बात करते थे और किसी एलियस के थ्रू बात करते हो तो और मुश्किल होती थी। तो ऐसे ऐसे करके चीजें समझना आना शुरू हुआ। फिर दिल्ली हाईकोर्ट हैज ऑलवेज बीन इन अ फोरफ्रंट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट। हमारी जैसे वेबसाइट का डेवलपमेंट हुआ है, जजमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ है, तो हम लोग जनरली, बिकॉज संजीव सर वाज पार्ट ऑफ सच कमिटीज, मैं जनरली उनके साथ टैग अलोंग हो जाता था। वो कहते थे कि आ जाओ तुम भी बताना। सो वहां पे जैसे जैसे चीजें पढ़ना शुरू हुई, टेक्नोलॉजी के बारे में बताते गए, तो कोर्ट स्टाफ के अंदर से जनरली ये आता था कि सर ये ऐसे नहीं हो सकता, और मैं बोलता था नहीं हो सकता है, फिर मैं करके दिखाता था। सो दैट्स हाउ थिंग्स गॉट स्टार्टेड गेटिंग अपडेटेड। हमने एक ऐप बनाई थी दिल्ली हाईकोर्ट के लिए, एंड्रॉइड के लिए, जब हमने बोला था कि हम लोगों की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, वेबसाइट जब एक पेज में खुलती है आप, और तब हमारे पास आईफोन नहीं थे, तब नोकिया के फोन होते थे, छोटा स्क्रीन होता था। आप जैसे जैसे एंड्रॉइड आया तो एंड्रॉइड के मोबाइल से थे जिनके बड़े स्क्रीन होते थे, तो हमने एंड्रॉइड की ऐप निकाली थी, ये सोचते थे कि लोग ज्यादा आसानी से देख सकते हैं। तो हमने कहा था इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ ऐप व्हिच डिड नॉट हैव अ गुड यूआई, हम सिर्फ ऐप को बीच, बिकॉज आप जब वेबसाइट खोलते थे डायनामिक नहीं होती थी, तो एक स्टैग्नेंट वेबसाइट होती थी, तो आपको जूम कर करके एक कोने पे जाना होता था। तो मैंने उसके लिए बटन बना दी थी कि आप सिर्फ बटन को क्लिक करोगे, डिटेल्स डालोगे, सामान आ जाएगा। अब टेक्नोलॉजी बदल गई, हमने उसके अंदर डायनामिक चीजें डाल दी हैं, तो वेबसाइट गेट्स सिंक टू वॉट एवर फोन यूर ओपनिंग टू। सो ऐसे करके मेरा एक, मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ऐप बनाई थी विच वाज समवॉट ऑफ अ जोमैटो काइंड ऑफ एन ऐप, कि आप किसी भी स्टेट के अंदर हो तो आपको वहां के कोर्ट के बारे में नहीं पता। दिस वाज मोर दिल्ली बेस्ड प्रॉब्लम, जब लोग अपील्स के लिए आते थे लोगों के वो नहीं होता था। तो एक उसके अंदर एक प्रपोजल निकला था जस्टिस लकूर ने कि हम एक ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हर कोर्ट की लोकेशन फीड होगी, ताकि जो भी बंदा उस सिटी में आ रहा है वो क्लिक करेगा तो स्टेट में पहुंच जाएगा या उस जगह पे पहुंच जाएगा। जब गूगल मैप्स की एक फर्दर में एक ऐप थी जो मैप का फीचर यूज करेगा, which eventually did not pan through, and obviously उसका एक प्रोटोटाइप बना, बट उस प्रोटोटाइप के बाद ई गवर्नमेंट का एक प्रॉपर मॉड्यूल आ गया जिसके बेसिस पर नई ई कोर्ट्स ऐप आ गई। अब वो भी चीज धीरे धीरे करके बदल गई। सो आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली थिंग्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग। आई हेल्प वेर एवर आई कैन हेल्प इन टर्म्स ऑफ डेटा माइनिंग की, इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। जैसे ई कोड का फाइलिंग सॉफ्टवेयर भी था, उसके अंदर मैंने अपने टिप्स बताए थे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अडोब के फीचर्स बताए थे कि ये फ्री में भी होता है, जरूरी नहीं है आपको पेड सॉफ्टवेयर रखना हो, बिकॉज लोगों को लगता था हमेशा कि ये चीज ऐसे तो हो नहीं सकती, हमें इतना पैसा क्यों खर्चना है। तो हमने बताना शुरू किया कि फ्री में भी होता है। फिर हमने रेगुलेशंस के एंड पे भी वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने अलग अलग सॉफ्टवेयर के डिस्क्रिप्शन बताए हुए हैं, कि प्रोसेस बताया हुआ है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव स्टार्टेड, जो बाकी कोर्स नहीं करते, एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन सो फार, जिनका मॉड्यूल्स का सॉफ्टवेयर इतना सिंपल हो या इतना ईजी हो। आप जैसे एनजीटी के अंदर रजिस्टर करने की कोशिश की, कई बार तो लगता है कि कहाँ फंस गए, बिकॉज पहले फिजिकल फाइलिंग करते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं, खत्म। फिजिकल फाइलिंग अगर जरूरत पड़ेगी आपको एफिडेविट देने हैं। हम लोगों ने, और काफी जजेस थे जैसे जस्टिस मुरलीधरन, जस्टिस भरत, जो दोनों यहाँ पे नहीं है, they were masters of technology. The kind of e-code features जो हम लोगों ने शुरू किया था, I don't think internationally कहीं हुआ था। I know US के delegates आए थे, ऑस्ट्रेलिया के delegates आए थे, who were blown away कि हम क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हमने आर्बिट्रेशन, इनकम टैक्स, बिकॉज उनके रोस्टर्स में उस समय वो जजेस थे, कंप्लीट पेपरलेस फाइलिंग्स हो रही थी। अनहर्ड ऑफ, इमेजिन द काइंड ऑफ पेपर्स वी स्टॉप फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। ये चीज मैं इलाहाबाद से कंपेयर करता हूँ। जब हम इलाहाबाद में गए थे, वहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन टाइप एरिया बना हुआ है जहाँ पे सिर्फ प्रिंटिंग ऑफ कॉज लिस्ट होती है, जिसमें लोग अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आते हैं और उस पर कॉज लिस्ट लेते हैं। और वो कॉज लिस्ट इतनी मोटी होती है, दिल्ली हाईकोर्ट में इतनी मोटी कॉज लिस्ट आती थी जो बंद हो चुकी है बिल्कुल। इमेजिन द काइंड ऑफ पेपर्स यू आर सेविंग, चाहे वो रिसाइकल पेपर हो, बट इट इज समथिंग व्हिच कैन बी अवॉइडेड। यू हैव अ फुली फंक्शनल वेबसाइट, यू कैन मेक इट। अब उन्होंने भी धीरे धीरे करके शुरू किया है, बिकॉज वहाँ की अलग है, वहाँ पे एडवांस लिस्ट, सप्लीमेंट्री लिस्ट, फॉरवर्ड लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट आती है, उसको कंसोलिडेट करना शुरू किया, तो लोग अब उस पर मूव कर रहे हैं। सो इमेजिन द काइंड ऑफ बेनिफिट। एंड एज लॉयर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग हर चीज फिजिकल करते थे, प्रिंट आउट, जजमेंट, वन साइडेड, डबल साइडेड, काफी कोर्स ने अब A4 कर दिया है, बोथ साइड्स प्रिंट आउट कर दिया है। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर रियली हेल्पिंग नॉट ओनली पीपल बट इवन द एनवायरनमेंट। सो दैट डिजिटल स्पेस इज रियली मूविंग अप। अब जैसे पैंडेमिक के अंदर किसी ने कभी सोचा था हम घर से बैठ के आर्ग्यू कर रहे हैं, आप कैसे कैसे मैटर्स करें। हम लोगों ने बल्कि इतने मेजर मेजर मैटर्स करें जिसमें कुछ 10,000 पेज की प्लीडिंग्स थी, जिसमें हमारे एक सीनियर काउंसिल सिंगापुर में थे, एक सीनियर काउंसिल लंदन में थे, आधी टीम बॉम्बे में थी, आधी टीम दिल्ली में थी, और हम सीमलेसली तीन तीन कंप्यूटर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, 10,000 पन्नों के थ्रू जा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्ट में क्योंकि इतनी फाइलिंग्स हो नहीं सकती, हम जजेस को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं,
जूम करके दिखा रहे हैं, उसकी कंपाइलेशन बना के दिखा रहे हैं। इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो हमने एक पूरा एक मैटर किया था जिसके अंदर हमने एक हफ्ता सुबह से शाम रोज आर्ग्यू किया था, जिसके अंदर इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, multiple jurisdiction, multiple people, and it was a seamless experience. I think that is where we have reached from people who did not know how to come to courts, or people who did not know where to go to online. I think it's a marvelous development for a very short time. आपने इतनी बखूबी से बात बताई कि सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करना ही हमारा एक नैतिक धर्म नहीं है, कानून की तरफ जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको भी हम निभा रहे हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न इससे निकल के आता है, क्योंकि हर सिक्के के कहते हैं दो पहलू होते हैं। आप एक बड़ी फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा माना जाता है कि बड़ी फर्म्स के रिसोर्सेज होते ही होते हैं, सारी आपके पास नो हाउस हैं, आपके पास अपनी पूरी फौज होती है वकीलों की। पर जो चेंबर वाला वकील है, या जो एक ट्रायल का वकील है, जो एक छोटे शहर का वकील है, जिसके पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है, वो एक अलग खेमा है जिसने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने बोला देखिए सर, हमें परेशानी हो रही है। अगर हम दिहाड़ी के हिसाब से अपना पैसा कमाते हैं, हियरिंग के हिसाब से पैसा कमाते हैं, दिन भर जाके कोर्ट के सामने जब तक हमारी पेशी नहीं होती तो हमारे हमारे चूल्हे नहीं जलते घर में। ऐसे ऐसे भी हमारे वकील भाई बंधु हैं, ऐसा तबका है हमारे वकालत में। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं जो एज अ कम्युनिटी हम डिवाइस कर सकते हैं? क्योंकि जो देश है हमारा, एक बहुत बड़ा देश है, इसको हम कैसे इंश्योर करें कि एक लास्ट माइल अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस हर इंसान तक पहुंचे। आपने एक बहुत अच्छी बात रखी कि वाकई हमने नहीं सोचा था कोरोना संक्रमण के दौर से पहले, 2020 से पहले, कि वो दिन देखने को मिलेंगे कि घर में हम बैठे बैठे एक ही दिन में 4, 5, 10 कोर्ट्स में जा पा रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स में जा पा रहे हैं, सीमलेसली काम हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए, और यही फ्यूचर है। क्योंकि मैं समझता हूँ इसमें पारदर्शिता बहुत है, सिर्फ वकीलों के लिए ही नहीं, जजेस के लिए नहीं, सभी के लिए। मतलब आपकी जो क्लाइंट हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, कोर्ट स्टाफ है, सब आके देख सकते हैं। इससे ज्यादा पारदर्शिता कोर्ट शायद नहीं प्रोवाइड कर सकता। पर जो दूसरा पक्ष में आपके सामने रख रहा हूँ, उनका हम उनकी जो देखरेख है, उनके लिए जो फैसिलिटीज हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम कैसे करें? उसके लिए अगर आपका कोई विचार या कोई उपाय हो तो प्लीज बताएं। इसके लिए मैं दो चीजें बताना चाहूंगा, एक प्री पैंडेमिक और एक पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में। अब क्योंकि प्री पैंडेमिक सिचुएशन में ऐसा नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर, और मैं ये दिल्ली से बात करता हूँ, जैसे से आप लोअर डिस्ट्रिक्ट्स में और अलग अलग छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में आना शुरू करेंगे, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे पेंडेंसी कितनी है। यू हैव टू रियली सी वहाँ पे जजेस कितने हैं, स्टाफ कितना है। अगर ऑब्वियसली एक जज है, उनकी तबीयत खराब है, ऑब्वियसली पेंडेंसी रहेगी। और मैं बता रहा हूँ, मैंने गोवा की पंचायत में एक मैटर लड़ते हुए हम उसके एपलेट में गए थे, गोवा ग्राम परिषद में, तो वहाँ पे एक ही जज था, और हम जितनी बार गए वहाँ पे जज छुट्टी पे था। तो ये नहीं कि हम मैटर्स उन एरियाज में नहीं किया, बिकॉज मैं एक इंडिपेंडेंट लॉयर, सीनियर एडवोकेट से एक छोटे से फर्म, एक नॉर्मल फर्म, एक बड़े फर्म, हर जगह पे जनरली इंटर्नशिप जॉब कर चुका हूँ। तो मुझे एक सेंस है कि हर जगह पे कोशिश की जा रही है। हमारा जो ई गवर्नमेंट का जो फेज 2 था, जो जिसके अंदर एप्स बनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, आप कभी सोच सकते हैं कि एक ऐप के अंदर आपको पूरे देश भर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे ऑर्डर्स अवेलेबल हैं जो डेली अपलोड हो रहे हैं। एंड आई थिंक मैं आपको एक बल्कि एग्जांपल देता हूँ, जिसमें हम एक टहरी गरेवाल के कोर्ट में जाएंगे, जो एक स्कूल की बिल्डिंग है। अगर मैं आपको उसका एक फोटो दिखाऊंगा, एक बिल्डिंग है जिसमें एक कमरा है, एक फर्स्ट फ्लोर है, और दैट्स इट, कोर्ट खत्म हो जाती है। और बाहर जब देखेंगे पहाड़ी है। उस कोर्ट के अंदर भी ऑर्डर्स अपडेट होते हैं, हिंदी में हैंड रिटन ऑर्डर्स होते हैं, और वो ऑर्डर्स अपडेट होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सिचुएशन बड़े बड़े शहरों से डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ भी फ्लो कर रही है। अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी होते हैं, एंड आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके इंडिपेंडेंट वो पे होते हैं। प्री पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी फाइलिंग्स ऐसी हो रही थी। जनरली रिलक्टेंस भी होता है, इसलिए कोर्ट ने कभी मैंडेटरी नहीं किया। आप आराम से फिजिकल फाइलिंग भी कर सकते हैं, आप सॉफ्ट फाइलिंग भी करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस, नेशनल जुडिशियल काउंसिल और जितने भी जजेस हैं, एटलीस्ट ईयरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस की ट्रेनिंग्स होती हैं। उनको अलग अलग फीचर्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है। तो एक लीगल ट्रेनिंग नहीं, टेक्निकल ट्रेनिंग भी जजेस की चल रही है। उन लोगों को भी बताया जा रहा था कि आप अगर ये हो रहा है, आप फाइलिंग कैसे करेंगे। जैसे हमारा एक सिंपल सी होता है, जब हम बुक मार्किंग पीडीएफ देखते हैं, लॉ स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता। बट अब जैसे जैसे जजेस को पता चलने लगा है, लॉयर्स को पता चलने लगा है, वो भी अपडेट हो रहे हैं। एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत अपेयरेंसेस किए हैं, जिसमें अगर जज को लगता है कि उनको समझ में आ रहा है और आप उनके सामने करे हो, तो मोर देन हैप्पी कि आप कोर्ट में करो। एंड अब आप ये भी नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी फोन वाइज इतनी नहीं है कि हर किसी के पास एक स्मार्टफोन नहीं है। नाउ कम्स द पॉइंट कि इक्विप्ड कितना है और वो धीरे धीरे कैसे करें, वो अब हम पोस्ट कोरोना में देख रहे हैं। हर वकील जो अपनी दिहाड़ी के हिसाब से भी करना मांगता था, तो जब कोर्ट चल रहे थे, वो फोन पे अपेयर हो रहे थे। अगर आपका मैटर इतना सीरियस है और आपको पता है कि आप अपेयर हो सकते हैं, आप अपेयर हो रहे हैं। सो
जस्टिस इज नॉट बीन डिलेड इन दैट सेंस। बट अगर आपको पता है कि आपका मैटर सपोज एग्जीक्यूशन के मैटर है, गुड बैड अगली एग्जीक्यूशन के मैटर्स हैं, तो वो एडजर्न हो सकते हैं, उसमें अर्जेंसी नहीं है इस समय। जबकि हम मान के चल रहे हैं दुनिया में और वर्ल्ड ओवर, इट्स अ वेरी सैड थिंग दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। जैसे आपने कहा, हम रोज ग्रुप पे देखते हैं कितने लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, दवाइयों की बात कर रहे हैं, एंड वी बी हेल्पिंग पीपल आउट विद लीड्स। आई थिंक यू रियली कैन नॉट टेक अवे द ह्यूमन साइड की काम करने में दिक्कत होती है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, जो मेरे दोस्त, मेरे कोलीग जिनकी तबीयत खराब है, हम उनसे भी बात करते हैं, हम काम के लिए बात नहीं करते, हम सिर्फ ये भी पूछना आपकी तबीयत कैसी है। सो यू कैन नॉट लूज साइड ऑफ द फैक्ट कि इट्स नॉट हैपनिंग टू एनीवन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इट्स हैपनिंग ग्लोबली। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जब आप उसमें बोलेंगे कि जी जज आगे सुन नहीं रहा, या जज साहब कह रहे फिजिकली आओ, यू हैव टू सी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट जजेस पास हुए, यू हैव लॉस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स, व्हिच इज नॉट गुड। सो ऑब्वियसली आई थिंक वो टेक्नोलॉजी का फैक्टर है जो धीरे धीरे सबको एक माइंडसेट भी बनाना होगा। आई हैव सीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉयर्स जो एक टांग पे फ्लेमिंगो की तरह जब तक टेबल पे पाँव नहीं रखते वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, बट दैट इज अ इशू, दैट इज अ मैंडेट, दैट इज योर इंटरनल मैंडेट। आपको घर पे ऐसा अरेंजमेंट करना है, आप करके अपेयर हो सकते हो। ये आप कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास एक स्मार्टफोन और जिसमें व्हाट्सएप नहीं है। ऐसे वकील बहुत कम है जिनके पास काम है। हाँ, आपको ये थोड़ा सा मैंडेट करना पड़ेगा कि आप चेंबर की जगह घर पे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको हार्ड कॉपी से डिजिटल कॉपी अगर आनी हो, पर वकील अपने घर पे हार्ड कॉपी लेके जा सकते हैं। आप जज के पास सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हैं, जज को प्रिंट आउट अवेलेबल करा रहे हैं, या आप उनको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। इट इज समथिंग यू विल गेट यूज टू, विच आई थिंक ट्रेनिंग हर जगह होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी होती है इसकी लगातार। बट ऑब्वियसली यू रियली कैन नॉट कंपेयर द प्री पैंडेमिक टू पोस्ट पैंडेमिक। द गुड पॉइंट इज कि प्री पैंडेमिक की चीजें चल रही थी, सो इट वाजंट कंप्लीटली अनहर्ड ऑफ। ये चीज आप सोचिए, अगर आज पहली बार हम पोस्ट पैंडेमिक इंप्लीमेंट करते तो यहाँ पे कितनी फाइलिंग हो रही होती। आई रिमेंबर जस्टिस हेमा कोहली का एक ऑर्डर आया था मिडिल ऑफ सितंबर के अंदर, जिन्होंने उसमें बताया था फ्रॉम द लॉकडाउन टिल सितंबर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैड डेल्ट ओवर 11,000 केसेस। दैट इज अ स्टैगरिंग नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर्ड ऑनलाइन। और जैसे मैंने आपको बताया, कमर्शियल मैटर्स ही सही, नॉर्मल मैटर्स में भी हम लोगों ने ऑनलाइन अपीयरेंसेस की हैं, फुल ब्लोन हियरिंग्स हुई है, सुप्रीम कोर्ट चला है। सो ऑब्वियसली पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू इट, एंड आई फील इट्स इनकम्बेंट अपॉन द जूनियर काउंसिल्स, बिकॉज अब जूनियर्स क्या होता है, अब मोर टेक सावी हैं। उनके टाइम पे कम टाइपराइटर्स थे, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट फॉल्ट सम ऑफ द वेरी सीनियर लॉयर्स जो आज भी कई लोगों की स्पीड नहीं है तो वो टाइपिस्ट के थ्रू काम करते हैं। सो एवरीबडी इज इवॉल्विंग देमसेल्व्स। बट आई थिंक जूनियर काउंसिल्स के ऊपर बहुत जरूरी है, जब वो आते हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, अपने सीनियर्स को ज्वाइन करें, उनको एक्सप्लेन करें, या फिर सीनियर काउंसिल्स की मैंने देखा है घर पे जूनियर्स जाते हैं, वहाँ पे करें, तो पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू इट। वी हैव टू इंश्योर दैट पीपल गेट द फैसिलिटी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रूम्स भी डेजिग्नेट हुए हैं, हाई कोर्ट के अंदर रूम डेजिग्नेट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में रूम डेजिग्नेट हुए हैं। पर अब बिकॉज पैंडेमिक के साथ स्पीक वो लोग नहीं आ सकते, हाई कोर्ट ने भी सस्पेंड किए हुए मैटर्स एक्सेप्ट एक्सट्रीमली अर्जेंट जो सिर्फ 2021 के। So I think it's a step towards the right direction. It should be evolved. People should get over this mindset, because the pandemic, even if it ends, it's going to be here for a couple of years. Even people get vaccinated, could be that we take time to start our physical thing. हम एक साल हो चुका है हमें, एक साल और कहीं नहीं गया, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं तब तक ये वापस काबू में नहीं होता, you really cannot expect normalcy. और उसके बाद भी the world as we know it may completely change. अगर आप हाई कोर्ट में संक्रमण के अंदर गए हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैं दोनों जगह गया हूँ, आपको देखना चाहिए उन लोगों ने कितनी कोशिश करी है कि पैंडेमिक ना फैले। उन्होंने डिस्टेंस के लिए लेबल्स लगाए हुए हैं, चेयर्स हटा दी हैं कोर्ट्स के अंदर से, जजेस के बीच में ग्लासेस लगाए हुए हैं, लोग मास्क के बिना अलाउ नहीं करते, टेम्परेचर चेक्स हो रहे हैं, बट यू नो पीपल स्टिल स्लिप थ्रू, पीपल डोंट नो। इग्नोरेंस, यू आल्सो हैव टू रियलाइज हमारी कितनी पॉपुलेशन, और दिल्ली के अंदर तो मैं मान के चलो हर पांचवा बंदा वकील बोलता है अपने आप को। So obviously वो सारे factors count करते हैं. So I think it is moving towards the right direction. It may pick up more speed. People and again इस टाइम पे बहुत लोगों ने webinars किए हैं, काफी लोगों ने जिन्होंने technically webinars किए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए फाइलिंग्स कैसे हो रही है। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की रेगुलेशन देखिए, उसके अंदर पूरा A to Z प्रोसीजर है फाइलिंग कैसे करनी है। तो ये नहीं कह सकते कि फाइलिंग में दिक्कत आ रही है, पीपल कैन वर्क थ्रू इट। बड़ी अच्छी बात रखी है अभिमन्यु आपने कि ह्यूमन विल जो है ये उसका टेस्ट भी है, और फ्यूचर जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि 2030-2020 में आ गया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम सूचना प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। और उसमें आपका, मैं समझता हूँ, एक बहुत अच्छा एक अहम रोल रहा है, और आपने और बाकी युवा वकीलों ने भी मिलकर इस कदम को साझा किया है। एक पेनल्टीमेट सवाल आपसे करूँगा ज़्यादा आपका समय न लेते हुए, कि अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि yes we have to live with pandemic for the time to come, no one knows when the end is near,
हम नहीं जानते थे इसे, जिस तरह से संक्रमण का जो सुनामी आई है, दूसरा दौर है, बहुत घातक साबित हुआ हम सभी के लिए। तो अगर हम ये भी मान के चलें कि तकरीबन 1 या 1.5 साल और लग जाता है, तो आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल में आर कोर्स गोइंग टू गो कंप्लीटली फ्रॉम फिजिकल टू वर्चुअल, या हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट करेगा? आई थिंक अब अगर हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट, मेरे ख्याल से छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर इस बार पैंडेमिक आया है, एक सिस्टम जब चल रहा है, आई थिंक जैसे आपने कहा, बिकॉज दूर दराज से भी लोग आते हैं, दिस कुड बी अ सैम्पल फॉर आउट ऑफ स्टेट एडवोकेट्स एटलीस्ट, बिकॉज इवन विद द पैंडेमिक गोइंग डाउन, सी ये चीज अब कोई नहीं बोल सकता थिंग्स कितनी जल्दी, कितनी सावधानी और कितना सिंपलिसिटी में खत्म होगा। पिछले साल हमें लगा था खत्म हो गया, जब सब नॉर्मल सी वापस रिस्टोर करने की कोशिश की थी, अब वापस बढ़ गया। और अगर ये बढ़ते रहा, आई थिंक दे कुड बी अ अप्रोच की कोर्ट्स कैन से कि हाइब्रिड मॉडल अप्रोच करेंगे हम, जिनको फिजिकली आना है वो आ सकते हैं, जो हाइब्रिड करना चाहते हैं हम हाइब्रिड कर सकते हैं, बट इट विल रियली डिपेंड। आई थिंक देयर इज नो एक्सेप्शनल, और आई थिंक अगेन इसमें दो टाइप के वकील होते हैं, जिसमें एक कहते हैं कि हमारे लिए सब फिजिकल कोर्ट से अपेयर करता है, बिकॉज फिजिकल कोर्ट्स में एक एक क्यू का इशू हमेशा होता है। जब आप 3-4 लोग एक दूसरे को शक्ल पे देखते हैं और किसी का भी वीडियो ऑफ हो, तो आपको वो फिजिकल क्यूज नहीं मिलते कि आपको कब बोलना है। नॉर्मली जब हम बोलते हैं और हम फिजिकली मिलते हैं, कोई किसी को एकदम काटता नहीं है, बट अनटिल अनलेस यू आर आर्ग्यूइंग, उसमें हर कोई किसी को काटता है। बट वो मेरे ख्याल से वही एक प्रॉब्लम है, फिजिकल क्यूज हमें नहीं पता चलते। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, सब लोगों की, अब आई गिव यू एन एग्जांपल, आई हैव बीन टेलिंग पीपल कि आप बेसिक कोर्ट हेयरिंग्स के लिए क्या क्या सामान रख सकते हैं। एक माइक्रोफोन रख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कैमरे का इशू हो तो मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं साइमल्टेनियसली, कि एक अगर बंद हो जाए तो दूसरा ऑन होना चाहिए। लोग अपने जूनियर्स को बोलते हैं ऑफिस में करने के लिए। हम लोग जब अपना ऑफिस रिस्टोर करना मांगते थे, तो हम लोग वहां पे सेटअप कर रहे थे कि दो आमने सामने कैमरे होने चाहिए, और एक टीम के लिए सामने टीवी भी होना चाहिए, ताकि आपके लोग आपको सपोर्ट कर सके, फाइलें दिखा सके। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर बीइंग प्लान्ड आउट। ये तो ऑब्वियसली इवेंचुअली द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट विल टेक अ कॉल कि परमानेंटली होना चाहिए या नहीं। बट आई थिंक अगर ये हुआ है, आई थिंक इट्स बीन अ वेरी गुड लर्निंग। आई थिंक इट शुड बी केप्ट, ताकि जो दूर दराज से वकील आते हैं उनको दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट एक्सेसिबिलिटी, जैसे एनक्लैट का एक बेसिक रीजन कि हमने चेन्नई की एक ब्रांच खोली, उन्होंने कहा कि हमेशा एनक्लैट बहुत दूर लगता है। सेम चीज स्टेट बेंचेस और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है। बट आई थिंक अगर ये चीज उन वकीलों के लिए हो सकती है जिनको आर्ग्यू करने का मौका मिले, जिनको अपनी प्रैक्टिस एरिया से थ्रेट ना हो। और आई डोंट नो इफ यू फेस दिस, हम लोगों को एक फ्रेज बहुत कॉमनली मारा जाता है, दिल्ली वाले वकील। मुझे आज तक नहीं पता कि किसी का क्या बिगाड़े, बिकॉज हम किसी स्टेट में जल्दी घुसते नहीं है, हमारे स्टेट में लोग जल्दी आते हैं, और हमने आज तक कभी अपने स्टेट में आके किसी को नहीं बोला बॉम्बे वाला वकील, कैलकाटा वाला। हमने आज तक किसी को क्लासिफाई नहीं किया। बट आप दिल्ली से बाहर जाओ किसी भी स्टेट में, अरे दिल्ली वाले वकील आएंगे तो कुछ करके जाएंगे। मुझे आज तक नहीं पता ये क्यों बोला जाता है, और ये चीज एक बहुत इम्पैक्टफुल चीज मुझे लगती है, बिकॉज आइदर द अदर साइड इज एक्सट्रीमली अफ्रेड, और द अदर साइड इज एक्सट्रीमली रूड और वेरी खास की इनकी तो करेंगे, इनका कुछ यहाँ पे आए हैं हम इनको छोड़ेंगे। तो ये इशू आई थिंक ये भी कम हो जाएगा, अगर आपको लगेगा कि आप अपने घर से कर रहे हैं, जज आपके सामने है, दूसरा वकील वहां पे है, एक इंटिमिडेशन फैक्टर कम हो जाता है जिनके लिए अगर हो, या मेरे ख्याल से अगर जिनका इंटिमिडेशन नहीं है उनका एटलीस्ट डराने वाला फैक्टर कम हो जाए, ताकि दूसरे को इंटिमिडेट ना करें। सो ऑब्वियसली वो चीजें चल सकती हैं। इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी इज नाउ देयर, equipment is there. High courts have equipped. Supreme Court has gone a step above and got an equipment. अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में पहले देखा हो, सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर ऐसा एरिया होता था बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे सिग्नल नहीं आते थे। अब वहाँ पे वाईफाई टावर्स लगा दिया, हर हाई कोर्ट के अंदर देयर इज वाईफाई अवेलेबल। यू हैव फ्री वाईफाई, यू हैव पेड वाईफाई। तो आई थिंक दो स्मॉल स्टेप्स आल्सो हेल्प कि आपको सिग्नल मिल रहा है, आपको कनेक्टिविटी मिल रही है। आई हैव सीन पीपल हु हैव अटेंडेड हियरिंग्स ऑफ हाई कोर्ट थ्रू वीसी, और फिजिकल हियरिंग में कर रहे हैं पर वीसी वाले कोर्ट में दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। सो वी हैव डन मैटर्स। मेरे को पता है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एक मैटर अपेयर कर रहा था, और मुझे उसी समय कैलकाटा हाई कोर्ट में करना था। फिर मैं लॉबी में नहीं जा सकता, तो हम दूर अलग अलग एरियाज में गए हुए जहाँ पे थोड़ा सा स्कोप है कि आवाज ना हो रही हो, वहाँ पे हम अटेंड करें। So you need to have your gadgets with you. You need to have a stand. You should have speakers. You should have headphones. Whatever you might carry, but you have to be prepared. And I think this is a golden opportunity for lawyers to learn. Lawyers, and I think this entire last year was this webinar feature, जिसमें लोग countless webinar कर रहे थे, which actually was very informative. I don't know how many you would have seen. मैं कम से कम 150 में से 50 से 70 मैंने देखे होंगे, जिसमें अलग अलग लॉ, अलग अलग एरियाज, टेक्नोलॉजी एंड जजेस का व्यू, एंड आई थिंक it's very informative, such things. Same thing, I think technology is also a requirement,
people really need to learn. अगर आप WhatsApp यूज कर रहे हो और WhatsApp के अंदर आप WhatsApp फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो सीखना अगर आपने सीखा है कि वो आपको लगता है कि वो जरूरी है, तो काम के लिए तो सीख ही सकते हैं। और ये है नहीं कि आपके साथ लोग नहीं है। मेरे को पता है कि जितने लोगों ने मुझसे पूछा है कि हाउ आर यू डूइंग इट, मैं बताती क्यों, मैं हर चीज, हमारी बात हुई थी, हमने कहा था कि हम कैसे सेटअप करें, क्या करें। मैं कहा वेरी सिंपल, डू दीज स्टेप्स एंड पीपल आर बीन वर्किंग थ्रू। मैं पर्सनली बता सकता हूँ, मैंने कम से कम नहीं तो 70 से 80 लॉयर से मैंने बात करी होंगी कि आपको अपने सिस्टम में क्या क्या रखना है, इन शोर क्या क्या रखना है। आज की डेट में मेरे सिस्टम में 15 अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम सिर्फ वीसी करते हैं, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सो आई थिंक पीपल आर लर्निंग, आई थिंक their district courts, their standalone, their state lawyers are also learning, and it will eventually only evolve. There is nothing called as retrograde technology. It will only get better. हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें रखी, क्योंकि जहाँ तक वेबिनार्स का सवाल है, मुझे इतना फ़र्क पता है कि पिछले साल से पहले, क्योंकि मैं सेमिनार्स कर रहा था, तो महीने में अगर मुझे ट्रैवल भी करना होता था अपने सेमिनार्स के लिए अलग अलग जगह जाके, तो मैं आई हैव टू रियली चेक माई शेड्यूल की, ताकि वो कोर्ट हेयरिंग्स के साथ ओवरलैप ना हो। तो बहुत हुआ तो 3-4 अगर हो गए, तो क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप में फिजिकल सेमिनार की मैं बात करूँ, पर वेबिनार में मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं अपने लिए भी एक रिकॉर्ड हासिल किया है। कुछ नहीं तो कम से कम 150-200 तो मैंने वेबिनार अपने खुद के क्रॉस किए होंगे, जिसमें मैं एज ए स्पीकर प्रेजेंट रहा हूँ। इतने तरह तरह की बातें की, तो तब मुझे ये अंदाजा हुआ कि टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल चीज़ है। आज मैं अपने घर से बैठे बैठे इतने लोगों से जुड़ सकता हूँ, अपनी बातें रख सकता हूँ। और अब जब मैंने ये जब चैनल की शुरुआत की, तो मुझे एक और चीज़ एहसास हुई कि कितने लोगों से हम जुड़ के सकारात्मक एक दृष्टिकोण समाज तक ला सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो आपने बात रखी बड़ी सुंदर, कि जो दिल्ली वाला वकील जो टर्म है, मैं समझता हूँ वकील से ज़्यादा जो टर्म है दिल्ली वाला, उस पर लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि जो दिल्ली वालों का एक बेबाकीपन है, और ये आधे गबरूपन मैं उसको अगर कहूँ, उससे लोग पहले कहते हैं अच्छा दिल्ली का तो हो सकता है लड़ाका लड़ाकू हो या लड़ाकी हो। तो वो मुझे लगता है कि जो हमारी जो वकील बिरादरी भी है दिल्ली के बाहर की, हो सकता है शायद कुछ हद तक दिल्ली की ठप जो हमारी बनी हुई है शहर की, वो एक ट्रेवर्स कर जाती हो। उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि दिल्ली के वकील कुछ खराब है। मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से दिल्ली के वकीलों की गिनती होती है। इतना अच्छा हमारा सिस्टम है, एक अपनत्व है यहाँ पे लोगों में, लोगों से बातचीत करने का तरीका है, अपने आप को प्रकट करने का तरीका। हमारा हाई कोर्ट, हमारे ट्रायल कोर्ट जो है, अगर मैं उनकी बात करूं, तो पायनियरिंग हाई कोर्ट में से दिल्ली हाई कोर्ट की गिनती होती है। इतने लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं यहाँ से। तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली वाला वकील कह के लोगों को हमसे घबराना चाहिए। मैं उसमें तो कुछ हद तक आपके साथ हूँ, और ये बात दर्शकों तक रखूँ कि अगर आप इस वेबिनार को जब भी देखेंगे, जब भी हम इसको लाइव करेंगे, तो दिल्ली वाले वकीलों से प्लीज ना घबराएं। हम देश के उतने ही अभिन्न अंग हैं जितने आप हैं, और उतने ही अपनेपन से आप तक अपनी बात रखते हैं जितने देश के कोई भी कोने से कोई भी वकील साहब आप तक बात रखेंगे, वकील साहब या वकील साहिबा। तो अभिमन्यु, इस प्रोग्राम को यहीं अंत करेंगे, लेकिन अंत करने से पहले एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा हमारे युवा दर्शकों के लिए। और जब मैं युवा की बात करता हूं, तो सिर्फ आप फिजिकल एज ना लें, क्योंकि वी आल्सो टारगेट पीपल हु आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? एक जरा अपना प्लीज जाते आते में एक अच्छा सा मैसेज दीजिए। आई वुड से कि अगर आप लीगल फील्ड में घुसना मांगते हैं, जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं, जिस भी जगह से आई हैं, जिस एरिया में करना मांगते हैं, प्लीज उस एरिया में जरूर एक्सप्लोर करिए, इंटर्नशिप्स करिए। मेरे को याद भी नहीं मैंने कितने इंटर्नशिप और कितने मूड्स किए होंगे टू फिगर आउट कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सो इट्स नॉट अ बैड डील कि हर घाट घाट का पानी पी सकते हैं आप। देर इज नो एम्बार्गो कि आप नहीं कर सकते। इंटर्नशिप इज वन टाइम जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। यू हैव दैट ऑप्शन कि अगर आपको एनजीओ पे काम करना है, आप एनजीओ में कर सकते हैं, आपको लॉ फर्म में काम करना है, आप लॉ फर्म में काम कर सकते हैं। एंड अक्रॉस अक्रॉस इंडिया आप बहुत फर्म्स, बहुत एरियाज स्पेशलाइजेशन में आ रहे हैं, और जैसे जैसे आपको पता चलते जा रहा है, सो प्लीज ये सब एक्सप्लोर जरूर करिएगा। नेवर बी वन ऑफ दो जिसने सिर्फ पूरा लॉ स्कूल सिर्फ किताबों से पढ़ाई करी हो और डिबेट्स में ना घुसे हो, मूड कोर्ट्स में ना घुसे हो, सेमिनार्स में ना घुसे हो, बिकॉज एवरीथिंग विल टीच यू। The bookish knowledge will only have a limitation until unless that improves. And I think improvisation of different laws, जैसे जैसे laws बढ़ते जा रहे हैं, काफी laws, जैसे हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थी वो आप में से कोई नहीं पढ़ेगा। जब हमारी पुट्टुस्वामी जजमेंट आ गई, उसके अंदर सारे सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन केसेस ओवररूल हो गए। मुझे आज तक याद है खड़क सिंह, एनपी सिंह वगैरह इतना इंपॉर्टेंट होता था, अब वो पूरा उठ चुका है। एवरीथिंग हैज बीन ओवररूल्ड। एडीएम जबलपुर has been overruled. So I think everything you have to be really quick on your feet. Please work on your oration if you can. If you want to come into litigation, please work with a senior advocate. Please work with the law chamber. It will be a marvelous experience. Look at your mentors. Look at the lawyers who you've been hearing about. They are more than sweet enough to involve you in their chambers. Jayant is also, I think, from a lawyer chamber, and I think he would agree. हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि we have asked help and we have not received it.
जल्दी क्या होता है, लोगों को एक थ्रेट लगता है कि हम इनसे इतने बड़े वकील हैं, हम इनसे कैसे बात करेंगे, कैसे होगा। रीच आउट, मोबाइल पे बात नहीं करती कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज पे करिए, ईमेल पे करिए, लिंक्डइन पे करिए, बट बी पोलाइट, अंडरस्टैंड दैट ही इज आल्सो बिजी, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग फ्रॉम हिम। आप उनके सामने रैंट नहीं कर सकते कि सर मुझे जिंदगी में कभी इंटर्नशिप नहीं मिली। बोलिए सर आई बीन रियली good about it, I've been following you up, I've read something by you, and I would love an opportunity to work with you. People do give that chance. I have gotten that chance. I think Jen would have gotten that chance. I know people that I have tried to give that chance to. So it is a ask world. Never be hesitant of asking somebody some question. Be free, ask for help if required. Majority हम दिल्ली वाले वकील बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट बहुत हेल्पफुल होते हैं, हम जिन लोगों को जानते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। मेरे साथ बहुत लोग हेल्पफुल हुए हैं जिनमें से मैं किसी को नहीं जानता था। सो इट्स नॉट अ बैड डील। एंड आपको पढ़ाई करनी है, आपको काम करना है, whatever you want to inspire to, please go ahead, never be hesitant। जो आप करें पूरा मन लगा के करें, और अपने आप को हमेशा एक टाइमलाइन दीजिए कि आप जो चीज़ करना मांगते हैं उस टाइम तक आप वो चीज़ अचीव करें। मैंने जब शुरू किया था, मैंने अपने आप को एक 9 साल का गैप दिया था, जिसके अंदर मैंने सोचा था कि मैं ये स्टेप्स करूंगा, और मैंने कोशिश की मैं इन स्टेप्स को करूँ। एंड आई थिंक ओवरऑल इट रियली हेल्प्स इन योर पर्सनल ग्रोथ। बहुत अच्छी बात करी आज आपने अभिमन्यु हमसे इस साक्षात्कार में। और एक बात तो आपने एकदम साझा कर दी है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है जिसके कारण लोग कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, वो आपने इतनी बखूबी से रखी। आपने बताया कि देखिए वी आर ऑलवेज ओपन टू सजेशंस और वी आर ऑलवेज हैप्पी टू गाइड पीपल, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू लर्न फ्रॉम पीपल। अब ये बहुत ज़रूरी है। आपको और बिलेबल आर ना लेते हुए, आप बिजी हैं, मुझे पता है आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर्स हैं और सोशल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। तो एक बार फिर इस शो को अंत करने से पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका जो सफ़र है उसमें आपको और कामयाबी दें, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दें और आपके परिवार में, आपकी टीम में, आपके जो भी लोग हैं उसको इस संक्रमण की सुनामी से बचाएं, इस क्षति से बचाएं। और ये भी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हमारे देश को और दुनिया को इस संक्रमण के दौर से जल्दी निकाल कर और सशक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु आपका। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू जयंत।